तो कैसे हैं आप लोग? आज हम करने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स डीटीसीए फाइनल का। इस चैप्टर को मैं आपको एकदम कांसेप्चुअली बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई के साथ अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके समझाऊँगा, लॉजिक समझाऊँगा सारी चीज़ों के, ठीक है? अच्छा, जो मैं फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करूँगा नवंबर 24, मई 25 एंड नवंबर 25 स्टूडेंट्स के लिए, उसका ये डेमो लेक्चर भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि भई इनकम के 5 हेड्स होते हैं, कौन-कौन से हेड होते हैं? एक तो होता है सैलरी, एक होता है क्या पीजीवीपी। तो एक तो अपना आता है सैलरी, एक होता है पीजीवीपी, एक होता है कैपियंस, एक होता है आईएफओएस और एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है? अपन ने पीजीवीपी पूरा पढ़ लिया कि भाई कौन-कौन सी इनकम पीजीवीपी के अंदर टैक्सेबल होती है। मैंने आपको पूरा इन डेप्थ में पीजीवीपी समझाया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल गेन्स। सैलरी में आपको बताइए ना सैलरी टैक्सेबल होगी। कैपिटल गेन्स में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कैपिटल गेन्स में क्या टैक्सेबल होता है। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम टैक्स होती है और आईएफओएस में क्या होता है बेसिकली जो भी इनकम किसी इन पर्टिकुलर 4 हेड में नहीं आ रही है वो आईएफओएस में फॉल कर जाएगी। अब देखो सेक्शन 45 मुझे ये बताता है कि भाई कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो भी मेरी इनकम हो रही है, कैपिटल एसेट का मतलब है कुछ भी हो सकता है आपका। कैपिटल एसेट की अपन पूरी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है? तो कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से अगर आपको क्या हो रहा है बेसिकली इनकम हो रही है तो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी और किस ईयर में टैक्सेबल होगी? जब आपने क्या करा है उस कैपिटल कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा है। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि भाई आपका एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था। आपने क्या करा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेच दिया। आपने खरीदा था उसको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ पे, आपने बेचा 10 करोड़ पे। तो आपको इनकम कितना हुआ? मुनाफा कितना हुआ? फायदा कितना हुआ? 9 करोड़ का फायदा हुआ ना। तो सरकार कहती है ये जो 9 करोड़ का फायदा है ये आपका क्या है? कैपिटल गेन है। और ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा? ये बेसिकली आपका जो है टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन्स के हेड में। ईज़ी है? तो मैंने आपको समझाया कि भाई इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट कहाँ पर टैक्सेबल होती है? कैपिटल गेन में टैक्सेबल होती है और किस ईयर में टैक्सेबल होती है? जिस साल आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे? जिस साल आपने क्या करा कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा, उस साल आपकी जो है इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। अच्छा, देखो कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? अब आप पूछोगे भाई कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड इज विथ हिज बिजनेस प्रोविजन। किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी आपने क्या करी? बेची। लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, ठीक है? लैंड बेच दी मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर लैंड बेची आपने, जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि भाई जो अपना ये जो कैपिटल एसेट होता है ना, इसके अंदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि भई अगर आपका कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है कि भई जो एग्रीकल्चर लैंड किसी रूरल एरिया में है, तो अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनिशन में नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि भई उसपे जो आपको इनकम हुई है, उसको आपको कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कैपिटल एसेट का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, उसको आपने क्या करा है? ट्रांसफर करा है। अच्छा, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस एंड प्रोविजन। इसका मतलब क्या है कि भई आप बिज़नेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भई मैं एक क्या हूँ, एक टीचर हूँ, ठीक है? मैंने क्या करा, अपने घर पे क्या कर दी, कोई प्रॉपर्टी बेच दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, लैंड खरीदी थी। मैंने उस लैंड को बेच दिया। अच्छा, मेरी लैंड भले बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने बेचा ना, तो सरकार कहती है वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस एंड प्रोविजन। अगर आपने बेचा, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ समझना, एनी सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय एफआईआई। तो प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी आ जाएगा। जैसे मैंने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ बेच दी, ठीक है? तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को बेचने से जो मेरी इनकम होगी वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? कैपिटल कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अच्छा, एक और चीज़ समझना, सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय एफआईआई। अच्छा, आपने सुना होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? जो बाहर से अपना पैसा लगाते हैं इंडिया में। तो एफआईआई क्या कर रही थी? एफआईआई बेसिकली इंडिया के अंदर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही थी। अच्छा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, ट्रेडिंग कर रही थी। इससे हो क्या रहा था? उनको फायदा हो रहा था। अब बेसिकली सरकार क्या बोलती है कि भई आपका जो ये फायदा हो रहा है, आपका काम ही क्या है कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को आप परचेज़ करके सेल करते हो। इसका मतलब क्या है कि भई आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को परचेज़ एंड सेल करने का बिज़नेस हो गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है एफआईआई की जो इनकम हो रही थी उसको कहाँ पर टैक्सेबल कर रही थी? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर रही थी। पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल कर रही थी। अच्छा, आप जब डीटी पूरा पढ़ लोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो पीजी हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल होती है वो हायर रेट से टैक्सेबल होती है। हायर रेट का मतलब ये है कि अगर कंपनी है तो उसपे डिफरेंट टैक्स रेट लगती है, ठीक है? अगर इंडिविजुअल है तो उसपे डिफरेंट टैक्स रेट लगती है। तो ये जो एफआईआई थे, ये बोलते हैं कि भई देखो एक तो हम तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं, मतलब हम अपना पैसा आपकी इंडियन इकोनॉमी में लगा रहे हैं, आपका भला होगा और ऊपर से आप हमसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो, हमसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हो। तो एफआईआई ने बोला कि भई हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सरकार ने क्या करा, बेसिकली एफआईआई को प्रमोट करने के लिए, किसको प्रमोट करने के लिए? एफआईआई को प्रमोट करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में लगाए। तो सरकार ने ये कह दिया कि अगर आप क्या करते हो बेसिकली सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटीज़ क्या करते हो? इन्वेस्टमेंट करते हो, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो भी आपकी इनकम होगी वो क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट माना जाएगा और उसपे आपको जो है कैपिटल गेन्स के अंदर जो भी टैक्सेबल टैक्स रेट है, उसपे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आगे अपन पढ़ेंगे कि भई जो टैक्स रेट होती है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन्स पे जो आपकी टैक्स होती है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो किस रेट पे टैक्सेबल होती है आगे जाके देखेंगे। वो पीजीईपी से तो एटलीस्ट कम पे टैक्सेबल होती है। तो सरकार ने कहा कि एफआईआई हमें तुमने एग्जेम्पशन दे दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, तो हम आपको उसकी पीजीपी इनकम नहीं मानेंगे। आपको आपका ये मान लिया जाएगा कि भई वो क्या है, कैपिटल एसेट ही है, डीम्ड कैपिटल एसेट है और आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल करना पड़ेगा उस इनकम को। इतनी कहानी समझ में आई?
तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह की अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है और वो क्या है कैपिटल एसेट, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन्स के अंदर उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, और कौन सा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया में आके क्या कर रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल कर रहा है, तो उसकी इनकम को हम पीजीपी में टैक्सेबल करने की बजाय क्या करेंगे, कैपिटल गेन्स में, कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल करेंगे, ताकि तो जो है कम टैक्स पे करना पड़े, ताकि वो इंडिया में आके पैसा लगाए और इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो क्या बढ़े। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया जो यूलिप वाला पॉइंट है, अपन क्या करेंगे, आईपोस वाले चैप्टर में कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज समझना, कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं। तो देखो मैंने आपको बताया रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है, कैपिटल एसेट नहीं है। सरकार ने कहा कि अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हो और उससे आपको जो भी इनकम होती है वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। इतनी कहानी समझ में आई। एक और चीज देखना, अगर आपको कोई चीज स्टॉक इन ट्रेड है, मुझे बताओ कि भाई आपका काम ही क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने या खरीदने का बिजनेस है। आपका काम ही क्या है कि भाई लैंड और बिल्डिंग को आप क्या करते हो, बेचते हो या फिर खरीदते हो। तो सरकार ने कहा वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, पीजीपी में टैक्सेबल होगी। तो अगर इस आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड है, अच्छा आपका कोई रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल्स है, जो आपने क्या कर रखा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होल्ड करके रखा है, सीधी सी बात है, वो वाला वो उस तरह का जो कैपिटल एसेट है, वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, पीजीपी में टैक्सेबल होगी, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। कहानी सुनाई। अच्छा, एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो आप मुझे बोलोगे कि भाई मैंने अपने घर का कोई फर्नीचर बेच दिया, मैंने अपने घर का सोफा बेच दिया, सोफा बेचने में मुझे कुछ फायदा हुआ, तो क्या वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा? सरकार कहती नहीं। आपके जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं, सरकार ने क्या कहा, जो आपके पर्सनल इफेक्ट हैं, पर्सनल इफेक्ट बोले तो देखना, मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग वियरिंग अपरल, इंक्लूडिंग वियरिंग अपरल बोले तो आपने अपने कपड़े बेच दिए, अपने कपड़े बेच दिए, उससे आपको कुछ इनकम हुई, तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी? सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन के अंदर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बियरिंग अपरेल या फिर फर्नीचर हेल्प फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और इस फैमिली। तो आपके जो पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं, पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं जो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट। जैसे आपका आपने क्या करा, घड़ी बेच दी, ठीक है, आपने क्या करा, कार बेच दी, तो सरकार कहती है जो आपकी पर्सनल इफेक्ट है जो मूवेबल है, उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते और आपको जो है कैपिटल गेन के अंदर उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये जो पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं ना, जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको आप खरीद के लेके आते हो ना, तो इसकी वैल्यू वैसे ही डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार खरीद के लेके आए आज 1 करोड़ की, जैसे ही वो कार शोरूम से बाहर आ गई ना, उसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम हो जाएगी। फ्यूचर में अगर आप इस कार को बेचना चाहोगे ना, तो 1 करोड़ तो मिलेगा ही नहीं आपको, 1 करोड़ से ज्यादा तो दूर की बात है, 1 करोड़ तक नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि जो पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं ना, इनकी वैल्यू वैसे ही डाउन हो जाती है, तो इससे आप क्या ही इनकम कमाओगे, क्या ही इनकम कमा पाओगे, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा देखो, सरकार को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, सरकार को जो है पैसा बोरो करना, तो सरकार ने क्या करा, वेरियस तरीके के बॉन्ड्स इशू कर दिए, गोल्ड बॉन्ड इशू कर दिए, नेशनल डिफेंस बॉन्ड इशू कर दिए, अच्छा स्पेशल बियरर बॉन्ड इशू कर दिए। तो सरकार ने बॉन्ड इशू करे, लोगों से पैसा ले लिया, और सरकार कहती है लोगों को क्या, आज की हम आपको जो है 100 रुपए का बॉन्ड इशू करके देते हैं, 2 साल बाद आप हमसे 150 रुपए लेना। अच्छा, सामने वाले के लिए क्या है कि कैपिटल एसेट है, सामने वाले को 50 रुपए की इनकम हो गई, 100 रुपए लगाए थे, 150 रुपए मिले, मतलब क्या हुआ, 50 रुपए की सामने वाले की इनकम हो गई। तो सरकार ने कहा कि भाई देखो, अगर आप ये बॉन्ड को सब्सक्राइब करते हो, तो हम क्या करते हैं, जो आपकी 50 रुपए की इनकम है ना, इसको एग्जाम कर देते हैं। अच्छा, सरकार ने ऐसा क्यों करा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, बॉन्ड को सब्सक्राइब कर सके। अच्छा, अगर लोगों को पता है कि भाई सरकार इस पर टैक्स लेगी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे, भाई ठीक है हम इसमें पैसा लगा देते हैं, हमारा पैसा वैसे ही फालतू पड़ा है, इसमें पैसा लगा देते हैं, हमको कुछ इनकम हो जाएगी और उसको कुछ टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली सरकार को पैसा बोरो करना था, तो सरकार ने क्या करा, फिर इस तरह के बॉन्ड इशू कर दिए। तो गोल्ड बॉन्ड हो गए, ठीक है, जैसे इधर देखोगे तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड हो गए, इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसको आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं, पर सरकार ने गोल्ड बॉन्ड इशू कर रखे हैं ताकि उनको पैसा मिल जाए, सरकार ने कहा एग्जाम। अच्छा, एक और चीज समझना, मैंने आपको बताया था कि भाई पर्सनल इफेक्ट क्या है, आपकी कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन सरकार ने कुछ एक्सेप्शन दे दिए कि अगर आपने ज्वेलरी बेच दी, अगर आपने क्या करा, ज्वेलरी बेच दी, तो उसको कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपने कोई ड्राइंग बेच दी या फिर पेंटिंग्स बेच दिया, कोई भी किसी भी तरह का आर्ट वर्क अगर आपने क्या करा, बेच दिया खुद का पर्सनल इफेक्ट्स का, तो उसको कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। तो हमने देखा कि भाई जो पर्सनल इफेक्ट होते हैं वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन एक्सक्लूजन दे दिए कि भाई ये तो कैपिटल एसेट मान लिए जाएंगे। क्या क्या है, ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गए, ड्राइंग्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट। इधर तक पूरी कहानी समझ आ गई। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है और कैपिटल एसेट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। कैपिटल एसेट की इनकम कब ट्रांसफर टैक्सेबल होती है, जिस साल आपने क्या करा है, जिस साल आपने ट्रांसफर करा है। तो फॉर एग्जांपल करंट ईयर अगर मेरा अज्यूम करता हूं मैं, चल रहा है क्या 2023-24, ठीक है। तो अगर 23-24 में कोई भी कैपिटल एसेट ने ट्रांसफर कर दिया, मतलब बेच दिया, तो उससे जो भी इनकम होगी वो कैपिटल गेन के हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो क्या है बेसिकली, रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपका कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, एम आई राइट, ठीक है। अगर आपको कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो आउटसाइड इंडिया है, जो क्या है आउटसाइड इंडिया, उसको हमेशा अपन कैपिटल एसेट ही मानेंगे। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड अपन ने देखा था कि भाई क्या है, आपका कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कहाँ है, इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो उसको हमेशा कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको।
तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो क्या होगा, बेसिकली वो एग्जेम्प्ट है, उस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है कैपिटल गेन साइड में। अच्छा, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बाहर है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया में, वो बाहर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो आपको वैसे भी टैक्स देना ही है। इतनी कहानी समझ में आ गई। एक और चीज देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि ज्वेलरी जो होती है, आपकी जो ज्वेलरी होती है वो कैपिटल एसेट है, उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि भाई घर घर पे अपन क्या करते हैं, इंडियंस लोग घर पे सिल्वर यूटेंसिल्स लेके आ जाते हैं, ठीक है, सिल्वर यूटेंसिल्स चांदी के बर्तन लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो सरकार कहती है ये जो चांदी के बर्तन है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन बोले तो सालों सालों से ये चीज चलती आ रही है कि भाई घर पे चांदी के बर्तन कुछ होते हैं। तो सरकार ने कहा अगर आपने चांदी के बर्तन लेके आए हो, उसको बेच दिया, कुछ पैसा कमाया आपने, तो उससे आपको कोई भी कैपिटल गेन्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन गोल्ड, गोल्ड बड़ी महंगी चीज है यार। तो वो जो सिल्वर चीज होती है, सिल्वर के यूटेंसिल्स होते हैं, जो चांदी होती है, उसको हर कोई अफोर्ड कर लेता है, लेकिन गोल्ड बहुत ज्यादा बल्क में हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकार ने कहा कि भाई जो गोल्ड गोल्ड के यूटेंसिल्स हैं या फिर सिल्वर बार्स हैं, सिल्वर बार्स बोले तो चांदी के वो बिस्किट्स आते हैं ना, सिल्वर बार्स हो गए या सिल्वर कॉइन्स हो गए या फिर गोल्ड सॉवरेन्स हो गए, ये आपके कैपिटल से माने जाएंगे, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी है, कहानी समझ आ गई। तो सरकार ने बस एक ही चीज कही कि भाई चांदी के बर्तन हम एग्जाम करें, भाई आप चांदी के बर्तन लेके आ रहे हो, खाने पीने के लिए क्या आ रहे हो, ठीक है, माफ कर दिया आपको। लेकिन अगर आपके पास चांदी के कॉइन्स हैं, सिल्वर बार्स हैं, गोल्ड यूटेंसिल्स है, ठीक है, सोने के बर्तन है, अभी सोने के बर्तन में कौन खाता है, इतने अमीर तो हम हुए नहीं। गोल्ड सोवरेंस है तो इसको जो है कैपिटल से माना जाएगा, और क्या करना पड़ेगा आपको, जो है इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो अभी अपन ने ये देखा कि भाई आपके जो सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं, बेसिकली हमने क्या कहा कि वो कैपिटल गेन्स उस पर नहीं लगेगा, वो कैपिटल एसेट नहीं है। इसके अलावा आपके कोई क्या है, सिल्वर कॉइन्स है, सिल्वर बार्स है, या फिर गोल्ड यूटेंसिल्स है, या फिर गोल्ड सोवरेंस है, ये क्या माने जाएंगे, कैपिटल एसेट माने जाएंगे। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई अगर आपका कोई स्टॉक इन ट्रेड है तो आपका क्या है, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो उस पे आपको जो है पीजीपी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये देखो, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट क्या कर रखा है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए ले रखा है, मतलब आप क्या करते हो, उसको परचेज एंड सेल करने का काम करते हो, तो सरकार ने कहा वो क्या है, आपका स्टॉक इन ट्रेड है, उसको अपन जो है कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने कोई कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए रख रखा है तो उसको जो है कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। मतलब बेसिकली अगर कोई चीज आपकी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, इन्वेंट्री है, तो उस पर टैक्स कहाँ लगेगा, पीजीबी में लगेगा, कैपिटल गेन्स में नहीं लगेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई पर्सनल इफेक्ट्स आपके कैपिटल एसेट नहीं होते, लेकिन ज्वेलरी कैपिटल एसेट होता है, राइट। अच्छा, ज्वेलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है देख लो। ज्वेलरी का मतलब है ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स जो आप पहनते हो, जो किसके बने हुए हैं, गोल्ड के बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं, प्लेटिनम के बने हुए हैं, या फिर कोई भी अदर प्रीशियस मेटल। अच्छा, वेदर वर्क और नॉट, ठीक है, मतलब उस पर कारीगरी हुई है कि नहीं हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर क्या बोल रखा है, वेदर और नॉट ट्यून इनटू द वेयरिंग अपरेल। तो आप क्या करते हो, अभी जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी हुई तो उसने क्या करा, अपनी जो ड्रेस होती है उसमें सोने सोने गुदवा लिए। सरकार कहती है कि अगर आपने कोई कपड़े में सोने गुदवा लिए ना, तो भी हम उसको ज्वेलरी मानेंगे, तो भी उसको क्या माना जाएगा, ज्वेलरी ही माना जाएगा। अच्छा देखो, ज्वेलरी के अंदर और क्या चीज इंक्लूड होती है, प्रीशियस या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, वेदर और नॉट, ठीक है, सेट इन एनी फर्नीचर यूटेंसिल या फिर अदर आर्टिकल और सियोन इनटू द वेयरिंग अपरेल। तो कोई आपके प्रीशियस या फिर सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, अच्छा आपने फर्नीचर में लगा रखे हैं, बर्तन में लगा रखे हैं, या फिर किसी कपड़े, जो आप कपड़े होते हैं, जो आप कपड़े पहनते हो उसमें लगा रखे हैं, तो उसको भी ज्वेलरी माना जाएगा, और उस पर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ आ गई। तो बेसिकली देखो, अब अपन देखने जा रहे हैं कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है, देखो ये रहा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, मेरा कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई आपको। तो जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है। तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड किसी ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जिसकी पॉपुलेशन क्या है, एटलीस्ट 10,000 है, तो उसको अपन कहेंगे अर्बन एग्रीकल्चर। या फिर दूसरा पॉइंट देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में रहता हूँ, ये मेरी जयपुर की म्यूनिसिपैलिटी लिमिट है और ये मेरा एग्रीकल्चर लैंड है। अब सरकार ये कहती है कि भाई ये जो आपका क्या है, म्यूनिसिपैलिटी लिमिट है, मैंने लिखा है इधर म्यूनिसिपैलिटी लिमिट, और ये मेरा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। इसी गवर्नमेंट मुझे ये कहती है कि भाई आप इन दोनों के डिस्टेंस को पकड़ो। अगर इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, अप टू 2 किलोमीटर तक है, एंड जिस जगह एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से क्या है, ज्यादा है, तो क्या मान लिया जाएगा, ये एग्रीकल्चर लैंड है। क्या बात बताई मैंने आपको, भाई म्यूनिसिपैलिटी लिमिट और एग्रीकल्चर लैंड के बीच के डिस्टेंस को देखो। अगर ये डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर है, प्लस आपकी पॉपुलेशन क्या है, 10,000 से ज्यादा है, डिस्टेंस अप टू 2 किलोमीटर है एंड पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान लिया जाएगा। मतलब बेसिकली मेरा कैपिटल एसेट है और इसको आपको इस पे आपको जो है कैपिटल गेन में टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज्यादा का है और अप टू 6 किलोमीटर तक है, अगर ये 2 किलोमीटर से ज्यादा है, अप टू 6 किलोमीटर तक है, तो सरकार ये कहती है कि अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड जहां पर सिचुएटेड है उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, तो क्या मान लिया जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। इसी तरह से अगर ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर से ज्यादा अप टू 6 किलोमीटर से ज्यादा अप टू 8 किलोमीटर तक है, 6 किलोमीटर से ज्यादा अप टू 8 किलोमीटर तक है, और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो क्या मान लिया जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो माना जाएगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, मेरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगा। अब एक ट्विस्ट समझना,
ट्विस्ट क्या है कि जो आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है ना, ये आपको एरियली मेजर करना है। तो देखो क्या दे रखा है, आपको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो क्या करना है, एरियली मेजर करना है। तो फॉर एग्जांपल एक तो हो सकता है कि भाई सड़क जा रही हो, सड़क घूमते घूमते जा रही हो, और एक होता है कि भाई अपन क्या करेंगे, इधर से लेके इधर तक अगर कोई प्लेन उड़ता, ठीक है, अगर मैं एरियली इस डिस्टेंस को मेजर करता तो मेरा क्या डिस्टेंस आता। तो ये जो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर देखना है ना, ये आपको एरियल डिस्टेंस देखना है, ठीक है। मतलब एरियल डिस्टेंस बोले तो एक सीध में जाता है ना, एरोप्लेन एक सीध में जाएगा, और ये जो सड़क वाला रास्ता होगा घूम घूम के गलियों में से जाएगा। तो ये जो आपको डिस्टेंस देखना है, ये कैसा देखना है, आपको एरियल देखना है। क्या आपको ट्विस्ट समझ में आ गया? तो ये अपन ने बात कर ली कि भाई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो आपका कैपिटल एसेट है ही नहीं है। अब देखो, अब अपन देखने जा रहे हैं कि भाई कौन से मेरे एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे, और कौन से मेरे एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे। तो गवर्नमेंट सेज कि भाई ये जो तीन कैपिटल एसेट है, अगर इसको आपने क्या करा, विद इन 12 मंथ्स बेच दिया, डेट ऑफ एक्विजिशन से, विद इन 12 मंथ्स आपने क्या करा, बेच दिया, तो क्या माना जाएंगे, ये तीनों जो कैपिटल एसेट है वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अच्छा, अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो कैपिटल गेन होता है उस पे टैक्स रेट अलग अलग होती है। तो अपन ने ये देखा कि भाई कोई भी सिक्योरिटी है जो कहाँ है, लिस्टेड है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आप क्या करते हो, ट्रेडिंग वेडिंग करते हो ना। आप क्या करते हो, अपस्टॉक्स पे, ग्रो पे, जीरोधा पे शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो। तो इस जो भी सिक्योरिटी अगर क्या है, लिस्टेड है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो मैंने आपको बताया कोई भी सिक्योरिटी क्या है, अगर लिस्टेड है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और जिस दिन आपने उसको एक्वायर करा था उसके विद इन 12 मंथ्स अगर आपने बेच दिया तो उसको क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। 12 महीने बाद बेचा तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखो, सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, हमने कहा सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। अच्छा, इधर हमने कहा कि भाई क्या है, अदर देन यूनिट, आप यूनिट को छोड़ देना, क्योंकि यूनिट इधर आ गया। तो यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड है। अच्छा, इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है, ये अपन जस्ट थोड़ी देर में अपन देखेंगे कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड को अपन इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहते हैं। और इसके अलावा तीसरा, सरकार ने कहा जीरो कूपन बॉन्ड, जो जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है कंपनीज, जो कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है, अगर डेट ऑफ इशू के विद इन आपने 12 मंथ्स भेज दिया तो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म माना जाएगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। इतनी कहानी समझ में आई? अब देखना, लैंड और बिल्डिंग और बोथ को अगर आपने अप टू 24 महीने तक रख रखा है, और विद इन 24 महीने आपने क्या करा, उसको बेच दिया, तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और 24 महीने के बाद बेचा तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा। इसी तरह से हमने ऊपर ये देखा था कि सिक्योरिटी क्या है, लिस्टेड है, अगर लिस्टेड है तो कहां आ जाएगी, इस कैटेगरी में आ जाएगी, मतलब 12 महीने की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर ये सिक्योरिटी क्या है, अनलिस्टेड है, तो बेसिकली सरकार ने कहा कि भाई अनलिस्टेड शेयर तो है, अनलिस्टेड शेयर्स जो है, अनलिस्टेड शेयर्स जो है वो क्या कहां पर आ जाएंगे, अनलिस्टेड शेयर्स जो है मेरी 24 महीने की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी था इसके अंदर सब चीजें कवर हो जाती हैं, क्या क्या, मतलब शेयर्स हो गया और किसी और तरह की सिक्योरिटीज, ठीक है, शेयर हो गया या फिर किसी भी और तरह की सिक्योरिटीज। तो अनलिस्टेड शेयर्स तो कहां पर आ गए, अनलिस्टेड शेयर देखो यहाँ पर आ गए, और अनलिस्टेड शेयर्स के अलावा जो बाकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है वो कहां पर आ गई, देखो इधर। तो अनलिस्टेड शेयर्स कहां पर आ गए, 24 महीने की कैटेगरी में, और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स कहां आ गए, 36 महीने की कैटेगरी में। वापस एक बार अपन समराइज करते हैं। अपन ने ये देखा कि कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो कहां पे आ जाएगी, 12 महीने की कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छा, सिक्योरिटी में कुछ भी हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई सिक्योरिटी लिस्टेड तो इधर आ गए, अनलिस्टेड कहां पर आ जाएंगे, अनलिस्टेड इधर आ जाएंगे। तो अनलिस्टेड शेयर है तो 24 महीने की कैटेगरी में, और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर है तो कहां पर आ जाएगी, 36 महीने की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। इजी है। फिर अपन इधर देखा था लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ भी क्या आ जाएंगे, 24 महीने की कैटेगरी में आएंगे। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी अगर लिस्टेड रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है तो 12 महीने की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट देखो क्या रखा है, इंडिया में सिक्योरिटी अगर इंडिया में लिस्टेड है तो वो 12 महीने की कैटेगरी में आएगी। अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है, अगर कोई ऐसे शेयर हैं जो फॉरेन कंपनी के और आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, मतलब सिक्योरिटी तो है, लिस्टेड भी है, लेकिन आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, तो 12 महीने की कैटेगरी की आ जा, 12 महीने की कैटेगरी की बजाय 24 महीने की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। इजी है, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? अच्छा, इसके अलावा बाकी जो भी कैपिटल से बचते हैं, इनके अलावा जो भी कैपिटल से बच गए वो कहां पर आ जाएंगे, आपके 36 महीने की कैटेगरी में शो कर जाएंगे। तो अपन ने अभी ये देखा कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन कौन से होते हैं, इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है, 24 महीने की कैटेगरी में क्या आता है, बस 24 महीने की कैटेगरी में लैंड और बिल्डिंग और बोथ आ जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी लिस्टेड ऊपर आ जाती है, अनलिस्टेड नीचे नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। बाकी इनके अलावा जो भी कैपिटल एसेट बच गए वो कहां पर आ जाएंगे, 36 महीने की कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से विद इन 36 मंथ आपने क्या करा, बेच दिया, डेट ऑफ एक्विजिशन से विद इन 36 महीने आपने बेच दिया तो वो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। 36 महीने के बाद बेचा, आपने आज एक बार कहा 36 महीने के बाद उसको बेचा तो वो लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा। अपन एक बार को देखते हैं कि भाई कैपिटल गेन्स निकलते कैसे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कैपिटल गेन्स को निकालने का। आप मुझे ये बताओ कि भाई आप एक जो है क्या करके आए, लैंड, आपने एक लैंड खरीदी, आपने लैंड खरीदी कितने की, 100 रुपए की, ठीक है। आपने लैंड खरीदी 100 रुपए की और बाद में जाके आपने जो है इसको 36 महीने में बेच दिया। आप मुझे बताओ लैंड और बिल्डिंग की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की क्राइटेरिया क्या होती है, 24 महीने। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने 24 महीने के बाद बेचा है, 36 महीने में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बेच दिया कितने पे, 150 पे। अच्छा, बेचने में मैंने खर्चा करा फॉर एग्जाम्पल
मैंने ब्रोकरेज वोकरेज पे करा होगा 10 रुपए का, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? तो कैपिटल गेन्स कैसे निकलेगा? आप क्या करोगे? सेल वैल्यू को पकड़ोगे। मेरी सेल कितने की है? सेल है मेरी 150 की। इसमें से मेरा खर्चा कितना हुआ? 10 रुपए का खर्चा हुआ। मुझे पैसे कितने मिले? 140 मिले। मैं खरीद के कितने पे लेके आया था? 100 रुपए पे। तो मुझे फायदा कितना हुआ? 40 का फायदा हुआ। तो कैपिटल गेन भी इस तरह से निकलता है। आप क्या करोगे? आप सेल वैल्यू को पकड़ो। क्या करो? आप सेल वैल्यू को पकड़ो। उसमें से आपने जो भी खर्चा करा है, जो भी खर्चा करा है होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, मतलब बेचने के समय पे जो भी आपने खर्चा करा है वो क्या करूंगा? मैं लेस करूंगा। एक बार मेरी स्क्रीन गायब हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सेल करा, सेल में से आपने क्या करा? एक्सपेंडिचर लेस करा। एक्सपेंडिचर में से क्या करोगे? परचेज प्राइस को लेस कर दोगे, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो मैंने आपको बताया कि भाई कैपिटल गेन्स किस तरह से निकलता है। आपको कुछ नहीं करना, सेल में से एक्सपेंस लेस कर देने हैं, ठीक है। आपने क्या करा? सेल में से एक्सपेंस को लेस करा और फिर क्या करा? आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को वापस लेस कर दिया। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये आपका निकल के आ गया क्या? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अच्छा, एक और चीज समझना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है। देखो, एक तो मैंने बता दिया आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। कोई एग्जांपल, आपने लैंड खरीदा 100 रुपए का, ठीक है। सेल करा 150 में, एक्सपेंस करा कितने का? 10 रुपए का। अच्छा, इस लैंड को खरीदने के बाद आपने थोड़ा बहुत इसमें क्या करा? काम वाम करा दिया, जिसका खर्चा बढ़ा 20 रुपए। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया। मतलब आपने क्या करा? लैंड को बेसिकली इंप्रूव कराया। तो सरकार कहती है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, दोनों अपन को क्या करना पड़ेगा? लेस करना रहेगा, ठीक है। तो सेल में से मैंने एक्सपेंडिचर लेस करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करा, मेरा क्या निकल के आ गया? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इजी है। अच्छा, ये जो मेरा कैपिटल गेन्स निकल के आया है, ये क्या है? आपकी इनकम है। इस पे आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। एज एप्लीकेबल टैक्स रेट अपन आगे देखेंगे। अच्छा, अपन ने बेसिक पढ़ा था क्या कि भाई आपने जो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा है, अगर आपने क्या करा है? कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा है, कैपिटल एसेट को अगर आपने ट्रांसफर करा है, तो उस पे जो भी इनकम होती है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द कैपिटल गेन्स इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर टुक प्लेस। अच्छा, इस ट्रांसफर का मतलब क्या है? सरकार बोलती है कि भाई आपने ट्रांसफर करा कैपिटल एसेट को, तो जो आपकी इनकम है वो कैपिटल गेन के हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि भाई ट्रांसफर का मतलब क्या है। ये ट्रांसफर का मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर का इन लोगों ने मतलब दे रखा है कि ट्रांसफर मींस आपने क्या करा? अपने कैपिटल एसेट को बेच दिया। आपने क्या करा? कैपिटल एसेट को बेच दिया, या फिर आपने अपने कैपिटल एसेट को एक्सचेंज कर लिया। मतलब मेरे पास एक लैंड था, सामने वाले के पास एक लैंड था, हम दोनों ने क्या करा? एक दूसरे के लैंड को एक्सचेंज कर लिया। सरकार कहती है एक्सचेंज कर लिया, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि आपने ट्रांसफर करा है। और फिर क्या करो? आप इनकम निकालो कैपिटल गेन्स के अंदर। आपने अपने एसेट को रेलिंक्विश कर दिया, मतलब मैंने अपना एसेट किसी को दे दिया कि भाई तू ले जा इस एसेट को, ठीक है। मैंने अपने एसेट के राइट को क्या करा? रेलिंक्विश कर दिया। इतनी कहानी समझ में आ गई? फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स का मतलब ये है कि भाई एक लैंड पे मेरा राइट था, ठीक है। एक लैंड पे क्या था? मेरा राइट था, मैंने वो अपना राइट एक्सटिंग्विश कर दिया। मैंने अपना राइट एक्सटिंग्विश कर दिया। मैं बोला अब ये मेरा राइट नहीं है, मैंने किसी को दूसरे और को दे दिया। किसी दूसरे बंदे को मैंने क्या करा? अपने लैंड का राइट दे दिया। तो सरकार कहती है कि भाई अगर आपने अपने राइट को क्या करा है? एक्सटिंग्विश करा है, मतलब खत्म करा है, तो भी इसको हम ट्रांसफर मानेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम को कैपिटल हेड के अंदर टैक्सेबल करना पड़ेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन की बात करते हैं। कंपल्सरी एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, मेरी एक लैंड थी, ये मेरी लैंड है, ठीक है। सरकार ने क्या करा? इस लैंड को कंपल्सरी एक्वायर कर दिया। सरकार बोलती है कि देखो, देख रोहन, हमें क्या करना है? इधर रोड वोड बनाने हैं, तो एक काम कर, ये वाला लैंड हमें दे दे। मैंने बोला कैसे कैसे दे दूं, ये तो मेरा लैंड है। सरकार बोलती है अगर तू इज्जत से नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? कंपल्सरी एक्वायर कर लेंगे और तुझे कंपेंसेशन दे देंगे। तो सरकार अगर क्या करती है? इस लैंड को कंपल्सरी एक्वायर करती है और उसके बदले में मुझे कंपेंसेशन दे देती है। उसके बदले में क्या दे देती है? कंपेंसेशन दे देती है। तो ये भी माना जाएगा कि भाई आपने अपने लैंड को क्या करा है? ट्रांसफर करा है, और आपका जो है बेसिकली जो भी इनकम निकल के आती है वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड की बात करना। मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है? देखो, मैं एक मैं एक क्या हूँ? इन्वेस्टर हूँ। मैंने 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है। मैंने क्या करा? 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा। जिस कंपनी ने जीरो कूपन बॉन्ड इश्यू कर रखा था, उसने कहा कि भाई 5 साल बाद मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगी? 150 रुपए तुझे दे दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या करा? 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा और कंपनी ने बाद में जाके उसको रिडीम कर दिया। तो सरकार कहती है कि भाई अगर आपका जो जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर आपका जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, फिर रिडेम्पशन हो जाता है, तो उसको भी क्या माना जाएगा? उसको भी जो है ट्रांसफर माना जाएगा। तो मैं जो इन्वेस्टर हूँ, मुझे कितना पैसा मिला? 150 रुपए मिले। मैंने कितने लगाए थे? 100 रुपए लगाए थे। मैंने कितने लगाए थे? बेसिकली 100 रुपए लगाए थे। तो मेरी इनकम कितनी हो गई? मेरी इनकम हो गई 50 रुपए। तो इस 50 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड भी मेरा क्या होता है? मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड भी मेरा ट्रांसफर माना जाता है। अब एक और चीज समझना, कंपल्सरी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू एसआईटी। अब देखो, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। ये मेरा बिजनेस चल रहा था। बिजनेस में मेरी एक एसी लग रही थी। बिजनेस में मेरी क्या लग रही थी? एक एसी लग रही थी। ये हो गई एसी। तो एक बिजनेस था, बिजनेस में मेरी एक एसी लग रही थी। मैं एसी बना देता हूँ, ये मेरी एसी है। अच्छा, मेरा बिजनेस भी क्या है? एसी को परचेज एंड सेल करने का मेरा बिजनेस है। मैंने क्या करा? ये जो मेरी कैपिटल एसेट है, मतलब जिसको मैं अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था, इसको मैंने क्या करा? इसको मैंने एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया? एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया। तो सरकार को आप ये कहते हो कि जो आपने
सरकार को ये कहते हो कि ये जो मेरी कैपिटल एसेट थी, इसको मैं क्या करूँगा अब एज़ अ इन्वेंटरी ट्रीट करूँगा और इन्वेंटरी ट्रीट करने के बाद इसको मैं जो है अपने रेगुलर बिज़नेस में बेचूँगा। इतनी कहानी समझ में आई? तो सरकार कहती है कि अगर आप अपने कैपिटल एसेट को क्या कर रहे हो, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हो इंटू स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको भी क्या माना जाएगा? उसको भी बेसिकली ये माना जाएगा कि आपने जो है अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है और आपने अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है और इसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर दैट कैप गेन्स। तो सीधी-सी बात है कि भई अगर आप क्या करते, अगर आप जो है अपने इस एसी को ट्रांसफर नहीं करते, अगर इस एसी को ट्रांसफर नहीं करते तो बाहर से जो है एसी एसी खरीद के लेके आते ना, आप बाहर से जो है एक एसी खरीद के लेके आते, ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने क्या करा कि ये जो अपने बिज़नेस के एसेट को एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया। बिज़नेस के एसेट को आपने जो है एसआईटी में कन्वर्ट कर दिया, तो सरकार सेज़, गवर्नमेंट सेज़ कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इस पे कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। हम ये मानेंगे कि आपने अपने आप को ही बेची है। ऑलराइट? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भई ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब अपन ने क्या देखा कि भई सबसे पहला तो आपने क्या करा है, अपने एसेट को बेचा है या फिर अपने राइट को एक्सटिंग्विश करा है या फिर सरकार ने आपकी क्या करी है, बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है या फिर लैंड को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है। मैच्योरिटी या रिडेम्पशन ऑफ 0 बॉन्ड हो गया या फिर गवर्नमेंट सेज कि आपने अपने कैपिटल एसेट को एसआईटी में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरी कोई एसी थी, मैंने उसको क्या करा, मेरी कोई एसी थी और मैंने उसको जो है अपनी एसआईटी में कन्वर्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट मुझे ये कहती है कि देखो अगर आप अपनी खुद की एसी कन्वर्ट नहीं करते तो आप क्या करते, बाहर वाले से परचेज करके लेके आते। अच्छा, बाहर वाले से परचेज करके लेके आते तो सामने वाले की इनकम बनती ना, सामने वाले की इनकम बनती, हमें उस पे टैक्स मिलता है। लेकिन अभी आपने क्या करा, खुद की इनकम, खुद की एसी को कन्वर्ट कर लिया, तो आपसे टैक्स खुद ही लेंगे, हम आपसे खुद का ही टैक्स लेंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? अगर आप बाहर से परचेज करके लेके आते, तो सामने वाले की इनकम बनती, उस पे आपको उस पे सामने वाला बंदा टैक्स पे करता, सरकार को टैक्स मिलता। लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, आपने खुद की एसी कन्वर्ट करा ली। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। और किस हेड में टैक्स पे करोगे, कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स पे करोगे। किस तरह से पे करेंगे, किस तरह से टैक्स पे होगा, सब अपन आगे डिटेल में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स। अब आगे देखते हैं अपन। देखो, पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उससे पहले आप एग्जांपल समझ लो। देखो, ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ हिज हाउस, मैंने अपना हाउस बेचने का एक एग्रीमेंट करा, जो सामने वाला परचेजर है उसने मुझे पैसा दे दिया। अच्छा, ए हैंड्स ओवर द कंप्लीट राइट ऑफ द पोजीशन टू द परचेजर सिंस ही हैज रिसीव्ड द एंटायर सेल कंसीडरेशन। मैंने अपना घर बेचना था, सामने वाले ने मुझे पैसा दे दिया, मैंने उसको अपना घर दे दिया कि भाई तू घर में जाके रह ले। अच्छा, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री का मतलब ये है कि भाई सरकार के डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसके अंदर सामने वाले का नाम एंटर नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आपने जैसे ही अपना क्या करा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया। पोजीशन बोले तो सामने वाले को बोला कि भाई अब तेरा ये बिल्डिंग है, तेरा ये लैंड है, तू उसपे कुछ भी कर। तो जैसे ही आपने पोजीशन दे दिया, ये माना जाएगा कि भाई आपने क्या करा है, अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करा है और आपको जो है कैपिटल गेन्स निकालना पड़ेगा और जो भी निकल के आता है, उसपे आपको टैक्स पे देना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, हाउस इज नॉट येट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बायर। तो इनकम टैक्स एक्ट तो बोलता है कि भाई अबाउ ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांसफर है और आपको जो है टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ऑल्दो आपने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, अभी तक रजिस्ट्री हुई नहीं। इसके अलावा देखना, ट्रांजेक्शंस व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और अनेबलिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या दे रखा है, ट्रांजेक्शंस व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और अनेबलिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, ठीक है? हाँ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्या है, फ्लैट्स हैं, ये हो गए बहुत सारे फ्लैट्स। मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना, मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना और मैंने क्या करा, एक फ्लैट को परचेज कर लिया। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या करा, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मुझे बेसिकली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को एन्जॉय करने का राइट दे दिया। मतलब फ्लैट्स किसके थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थे। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या बन गया, मेंबर बन गया, ठीक है? अच्छा, मेंबर बन गया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मुझे एक फ्लैट अलॉट कर दिया, उसके बदले मुझसे पैसे ले लिए। तो सरकार ये कहती है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एन्जॉय करने का राइट किसी को दे रहे हो, ठीक है? तो जनरली होता ये है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो फ्लैट है वो तो किसका होता है, फ्लैट बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है, लेकिन वो अपनी बुक्स में रजिस्टर कर लेती है कि भाई वो फ्लैट मेरे नाम पे है। मतलब जिस बंदे ने परचेज करा है उसके नाम पे वो अपनी बुक्स में रजिस्टर कर लेती है। तो सरकार कहती है कि भाई अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह का काम कर रही है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एन्जॉय करने का क्या कर रही है, राइट दे रही है सामने वाले बंदे को, तो उसको भी जो है क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी पैसा मिला है, उसमें से वो अपनी कॉस्ट को लेस करेगी और क्या निकालेगी, कैपिटल गेन्स निकालेगी और उसको क्या है, उसको जो है उस पे टैक्स पे करना रहेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? देखो क्या दे रखा है, अ पर्सन में बिकम मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है? कंपनी या फिर एओपी व्हिच मे हैव बिल्डिंग हाउस फ्लैट्स एक्सेट्रा। अच्छा, जैसे ही उसने क्या करा, एक एग्रीड अमाउंट पे करा था, सोसाइटी हैंड्स ओवर द पोजीशन ऑफ द हाउस टू द पर्सन कंसर्न। अच्छा, अभी तक कन्वेंस डीड हमने वही अगेन रजिस्टर नहीं करी है, तो इनकम टैक्स पर्पस के बेसिस पे द अबव ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज़ ट्रांसफर और आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। और कैपिटल गेन कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पे करेगी, बिकॉज़ बेच वो रही है। तो अपन ने ये देख लिया कि भाई कैपिटल गेन किस तरह से निकलता है, ठीक है? फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई कैपिटल एसेट क्या होता है, फिर मैंने आपको बता दिया ट्रांसफर क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ समझना, अपन ने कैपिटल गेन्स निकालना सीखा और कैपिटल गेन्स कैसे निकालते हैं अपन? कैपिटल गेन्स बेसिकली अपन सेल में से अपने कॉस्ट को लेस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट को लेस कर देते हैं, तो मेरा जो है क्या निकल के आ जाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आ जाती है।
देखो अपन एक नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं और वो ये है कि जब मैं क्या करूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकालने की बात करूंगा, ठीक है। अपन ने देखा था कि भाई कैपिटल एसेट दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो सरकार कहती है कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट निकालो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का अगर कैपिटल गेन्स निकाल रहे हो, तो जो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं ना, वो अपन को कौन सी करनी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करनी है। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब है वो देखना। एग्जाम्पल समझना, मैंने 1990s में एक लैंड खरीदी थी 100 रुपए की। आज की डेट पे 2024 में, आज 2024 है, 2024 में मैं उस लैंड को कितने में बेच रहा हूँ, उस लैंड को मैं जो है 10 करोड़ में बेचता हूँ। अच्छा, अपना कैपिटल गेन्स निकालने का तरीका क्या होता है, सेल्स में से मैं परचेज वैल्यू को लेस कर देता हूँ। 10 करोड़ में से मैंने 100 रुपए लेस करे, मेरा कैपिटल गेन्स निकल के आ गया। अब मुझे बताओ 100 रुपए को मैं लेस करूँ नहीं करूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो मेरे को तो बहुत ज्यादा करीबन 10 करोड़ रुपए कैपिटल गेन्स देना पड़ गया। सरकार ने आपको बेनिफिट दिया। सरकार ये कहती है कि भाई आप क्या करो, ये जो परचेज वैल्यू है ना, इसको इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट दे दो कि भाई 1990s में आपने वो लैंड 100 रुपए की खरीदी थी। अगर वही लैंड आज की डेट पे आप खरीदने जाओ तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग तो कितने की पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल आज की डेट पे पड़ रही है वो 1 करोड़ की। तो गवर्नमेंट सेज भाई 10 करोड़ में से आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे, लेकिन कौन सा लेस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे अपन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करा मैंने, तो 10 करोड़ में से मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 करोड़ निकल के आई। कि वही लैंड अगर मैं आज खरीदता हूं तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट देने के बाद आज की डेट पे उसकी कॉस्ट क्या बैठती है। मेरा कॉस्ट बैठा 1 करोड़, तो मेरा कैपिटल गेन्स कितना निकल के आ गया, 9 करोड़। तो मुझे बताओ, पहले मैं 10 करोड़ पे टैक्स दे रहा था, अब मैं 9 करोड़ पे टैक्स दे रहा हूँ। तो सरकार ने आपको जो है एक बेनिफिट दे दिया कि जब आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी लेस करोगे ना, वो कौन सा लेस करोगे, आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करना है। और इसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट दे रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, अदरवाइज मेरा कैपिटल गेन बहुत ज्यादा निकल के आता। सरकार ने आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो, राइट। इसका मतलब क्या है कि भाई आज की डेट पे ये देख लो कि भाई मैं अगर वो लैंड खरीदता तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आज की डेट पे उसकी वैल्यू क्या होती। अच्छा, अब सवाल आता है कि भाई अपन ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन और कॉस्ट ऑफ इनपुट निकाले कैसे। तो गवर्नमेंट ने तरीका बता रखा है। गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई आप क्या देखो, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन को पकड़ो। तो आपने पकड़ना है कॉस्ट ऑफ इक्वेशन। तो अपने केस में कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कितना आ रहा था, 100 रुपए, ठीक है। इनटू आप देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। इस साल आप क्या कर रहे हो, एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो। जिस साल आप एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो उसका जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पकड़ो। तो अज्यूम करते हैं अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकल के आता है 346, इसको मैं लिख लेता हूं उधर। चलो 400 ले लेते हैं, अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकल के आता है कितना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकल गया 400। डिवाइड बाय अपन को क्या करना है, सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द एसेट इज परचेज्ड, जिस साल आपने परचेज करी, और फाइनेंशियल ईयर 1-2 व्हिचएवर इज लेटर। तो मैंने एसेट को परचेज कब करा था, 1990 में परचेज करा था, और मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2001-2, ठीक है। तो व्हिचएवर इज लेटर, लेटर बोले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर 1-2 का मुझे लेना पड़ेगा सीआईआई। तो 1-2 का सीआईआई दे रखा है सरकार ने 100 रुपए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से पहले था ही नहीं। सरकार ने नोटिफाई कब से करें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से। तो अगर कोई एसेट आपने फाइनेंशियल ईयर 1-2 से पहले खरीद रखी है तो आपको सीआईए किसका लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर 1-2 का लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि अब कितना निकल के आ गया, 400। तो मैंने करा 100 अपॉन करा 100, तो 100 तो कट हो गया। मेरी कॉस्ट, मेरी जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कितनी निकल के आ गई, 400 निकल के आ गई। तो पहले मैं परचेज वैल्यू लेस करता कितनी, 100, अब मुझे परचेज वैल्यू कितनी लेस करनी है, 400। अब वो कहानी समझ आ गई कि भाई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन कैसे निकलेगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सीआईए होता है, ये सीआईए आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करोगे जिस साल आपने एसेट को बेचा है, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं, बिकॉज अपन ये चाहते हैं कि भाई अपन को जो है सीआईआई मिले, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिले करंट ईयर का, कि अगर मैं करंट ईयर में ये एसेट को खरीदता तो कितनी वैल्यू की मिलती। तो CII of the previous year in which the asset is sold divided by CII of the previous year in which the asset is purchased, और financial year 1-2 whichever is later। तो देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई आपका जो कैपिटल गेन्स है वो कैसे निकलता है, सेल्स में से आप जो है परचेज वैल्यू को लेस करते हो। परचेज वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस करते हो, तो आपका निकल के आ जाता है क्या, कैपिटल गेन्स, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट हमको ये बताती है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट would not include the deductions claimed in respect of interest under 24B and chapter 6 से। तो बेसिकली आप इतना ध्यान रखना कि जो सेक्शन 24B होता है, जब अपन क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, जब अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो, जब अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं तो उस केस में आपको जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। तो गवर्नमेंट मुझे ये कहती है कि अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपने डिडक्शन ले लिया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को निकालते समय, मतलब एक बार आपने बेनिफिट ले लिया, दूसरी बार हम जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से चैप्टर 6 से जो डिडक्शंस पढ़ेंगे अपन, जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम से मिलते हैं, वहां पर अगर आपने किसी एक्सपेंस का डिडक्शन लिया है किसी हाउस प्रॉपर्टी या फिर किसी भी एसेट से रिलेटेड, तो उसका डिडक्शन अगेन वापस आपको जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं मिलेगा। लॉजिकली आपको कहानी समझ आ गई ना। मैं क्या करता हूँ, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करता हूँ, मेरा कैपिटल गेन्स निकल के आ जाता है। गवर्नमेंट मुझे बताती है कि अगर कोई इंटरेस्ट है या फिर अगर आपका चैप्टर 6 का डिडक्शन आपने जो है पहले ही ले लिया है, पहले ही बोले तो या तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया है,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया है, या फिर क्या बताया मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को निकालते समय ले लिया है, या फिर ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते समय ले लिया है। मतलब एक बार आपने डिडक्शन ले लिया, अपनी इनकम को कम कर दिया, तो दूसरी बार हम अपनी इनकम को कम करने नहीं देंगे। अच्छा, एक और पॉइंट देखना, ये थर्ड वाला पॉइंट अभी अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद में। अपन आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो क्या दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर टाइटल ऑन द प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो हुआ ये कि भाई मैं एक एसएससी हूँ, मेरी कोई जमीन थी जो मेरे पिताश्री ने क्या करा, किसी को गिरवी रख के उनसे लोन उठा लिया। इतनी कहानी समझाई। मेरे पिताश्री ने क्या करा, एक मेरी जो बिल्डिंग थी, एक लैंड थी, उसको गिरवी रख के किसी से लोन ले लिया होगा। अब पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, तो वो लैंड किसकी हो गई, मेरी हो गई, तो लैंड मेरे को इनहेरिट हो गई। अच्छा, अब मेरी लैंड तो मेरी है ना। अब मैंने क्या करा, बेसिकली जो पापा ने लोन ले रखा था, मेरे पिताश्री ने लोन ले रखा था, वो मैंने चुकाया। तो लोन था, अज्यूम करो 10 लाख का, 10 लाख मैंने चुकाए। अब वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब मैंने इसको 1 करोड़ में बेचा। तो गवर्नमेंट मुझे ये बताती है कि भाई आपने जो 10 लाख पे करा है ना, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। तो देखो क्या दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर ओपनिंग क्लियर टाइटल ऑन द प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बहुत सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। एक और चीज समझना, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसटीटी पेड। तो जब अपन कैपिटल गेन्स निकाल रहे थे, तो कैपिटल गेन्स में मैंने आपको क्या बताया कि भाई आप क्या करते हो, सी वैल्यू को पकड़ते हो, सी वैल्यू में से आपके जो भी खर्चे हुए हैं सेल को करने में वो लेस कर देते हो। फिर आपने क्या करा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करा, तो आपकी क्या निकल के आ जाती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स निकल के आ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ साफ मुझे ये बता दिया, गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बता दिया कि जो एक्सपेंडिचर आप लेस करते हो ना, इसमें आप एसटीटी को लेस नहीं करोगे। अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट्स की, आपको थोड़ी नॉलेज है, तो आपको ये पता हो कि जब आप परचेज एंड सेल करते हो तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है। क्या लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो गवर्नमेंट हमें ये बताती है कि जब आप कैपिटल गेन्स निकाल रहे हो, तो एसटीटी का डिडक्शन आपको नहीं देंगे। बाकी जो भी खर्चे करें आपने, उनका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। देखो, expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such sale, in connection with such transfer। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रोकरेज पे करा है, स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, रजिस्ट्रेशन फी पे करी है, लीगल एक्सपेंसेस पे करें, तो उन सबका आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन आपको जो है एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एसटीटी का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन जब अपन पीजीपी का चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई एसटीटी का डिडक्शन कब मिल जाता है, जब आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आपका बिजनेस ही है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करने का, तो उस केस में एसटीटी का आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये अपने पीजीपी के रिवीजन में भी पढ़ा था। अच्छा, एक और चीज समझना, तो क्या पॉइंट दे रखा है, अमाउंट एम्बेजल्ड बाय द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर व्हाइल इफेक्टिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन वुड नॉट कंस्टिट्यूट एक्सपेंस इनकम इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। देखो, मैं रोहन हूं, मैं कौन हूं, मैं आरजी हूं। इधर लिख लेता हूं कि मैं भाई एक आरजी हूं। मेरे पास एक जमीन पड़ी है, मेरे पास एक जमीन पड़ी है, ये क्या है, मेरी लैंड है। मैं इधर लिख लेता हूं, ये मेरी लैंड है। अच्छा, मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में बहुत व्यस्त हूं, आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में मैं बहुत व्यस्त हूं। मैं चाहता हूं कि आप सबके सब नवंबर 24 में पास हो। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है इस लैंड को बेचने का। तो मैंने क्या करा, एक अपने दोस्त को अपॉइंट करा। ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको बोला कि भाई मैं तुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ कि भाई तू मेरे ब्याह पे क्या कर, इस लैंड को बेच दे, मेरे ब्याह पे इस लैंड को बेच दे। जो भी रजिस्ट्री वजिस्ट्री का काम है तू मेरे ब्याह पे कर देना, क्योंकि मैंने तुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, मतलब अपनी पावर मैंने तुझे दे दी है। अच्छा, बेसिकली मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी को कुछ पैसे वैसे दिए होंगे इस काम को करने के लिए। अच्छा, इस पावर ऑफ अटॉर्नी ने क्या करा, वो पैसे खा गया। तो अमाउंट एम्बेजल्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी ने क्या करा, अमाउंट को एम्बेजल कर दिया। व्हाइल अफेक्टिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन वुड नॉट कंस्टिट्यूट एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। तो या तो मैंने उसको कोई पैसे दिए थे, वो खा गया, या फिर दूसरा अज्यूम करो कि भाई इस पावर ऑफ अटॉर्नी ने 10 करोड़ की क्या बेची, 10 करोड़ की एक मेरी लैंड बेच दी। तो अपन क्या करते हैं जनरली, अपन देखते हैं कि सेल में से मैं क्या करता हूँ, सेल में से मैं लेस करता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी ने 10 करोड़ की बेची मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कॉस्ट आ रही थी 1 करोड़, तो कैपिटल गेन कितना निकल के आ गया, 9 करोड़ का। अच्छा, ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है ना, ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, इसने क्या करा, इस 10 करोड़ में से 2 करोड़ खा गया, मतलब 2 करोड़ एम्बेसडर कर दिए, चुरा लिए। तो सरकार ये कहती है कि भाई भले ही उसने 2 करोड़ चुरा लिए, भले ही 2 करोड़ चुरा लिए, तो आपकी कैपिटल गेन, आपका कैपिटल गेन जो है हम 9 माइनस टू 7 नहीं करेंगे, 9 माइनस टू 7 नहीं करेंगे। मतलब जो अमाउंट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने क्या करा है, एम्बेसडर करा है, उसका हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप देख लो, आपका जो कैपिटल गेन निकल के आया 9 करोड़, आपको तो उसी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही सरकार ने कहा कि अगर अमाउंट एम्बेजल कर दिया किसने, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने, तो वुड नॉट कंस्टिट्यूट एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। मतलब जो भी पैसा उसने एम्बेजल करा है, उसको खर्चा मानते हुए आपके कैपिटल गेन में से हम कम नहीं करेंगे, आपको तो टैक्स पूरे पे ही पे करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि भाई कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म, वो अपन कैसे देखते हैं, अपन बेसिकली ये देखते हैं कि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन से मैंने बेचा है तो कितना समय हुआ है। तो अपन ने देखा था ना, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मेरा कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म। एक और चीज समझना, मैंने क्या करा, एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी, मैं एक बिजनेस चला रहा था, मैंने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी थी, 10 साल से मैंने लीज पे ले रखी थी। कहानी समझ में आ गई। मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में। मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने वो प्रॉपर्टी अब खरीद ली। तो पहले कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी जो मैं लीज पे लेके बैठा था,
अब वही प्रॉपर्टी है जिसको मैंने क्या करा, खरीद लिया, तो वही प्रॉपर्टी को मैंने खरीद लिया। अच्छा, आगे जाके मैंने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब सवाल ये आता है कि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाए? मतलब जिस दिन मैंने लीज पे ली थी, उसको डेट ऑफ एक्विजिशन मानूं, या जिस दिन मैंने क्या करा था, जिस दिन मैंने अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके अपनी प्रॉपर्टी बना लिया था, उस दिन को मैं डेट ऑफ एक्विजिशन मानूं? इतनी कहानी समझ में आई? जस्ट अ सेकंड। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई मैंने कोई लीज होल्ड प्रॉपर्टी को क्या करा, अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया, फिर जाके उसको मैंने बेच दिया। अब सवाल आता है कि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाए, जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी को लीज पे लिया था या फिर जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी को एक्चुअल में खरीदा? तो गवर्नमेंट कहती है कि डेट ऑफ एक्विजिशन आपको लेना है जिस दिन आपने क्या करा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को लीज पे लिया था। तो देखो क्या दे रखा है, डेट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डेट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इतनी कहानी समझ आई? मतलब बेसिकली सरकार ये कहती है कि भाई 10 साल से प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, अब आपने खुद की प्रॉपर्टी बना ली, तो हम तो ये देख रहे हैं कि भाई 10 साल आपने यूज कर ली ना, तो हम ये मानेंगे कि भाई डेट ऑफ लीज, जिस दिन आपने जो है लीज में एंटर करा था, वही क्या है, आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है। उधर से काउंट कर लो, उधर से क्या काउंट कर लो कि भाई आज आपने बेचा है, तो 12, 24 और 36 महीने का जो क्राइटेरिया है ना, आप डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट से जो है काउंट कर लो। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, एक और पॉइंट देखना, एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं आपको। देखो ये क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये एक एनआर है, ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, ये इंडिया में जो है $1 लेके आया। अज्यूम करो कि $1 की रेट चल रही थी ₹100। इसने क्या करा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को खरीद लिया। अच्छा, आरडीबी क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ आरडीबी का मतलब क्या होता है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये एक यूएसए है और ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया की कोई कंपनी है। अच्छा, इंडिया की कंपनी को पैसा बोरो करना था, किससे बोरो करना था, यूएसए की कंपनी से। तो मैं तो लिख देता हूँ, ये यूएसए है और ये इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया की कंपनी को यूएसए से पैसा बोरो करना था। बहुत से तरीके हो सकते हैं ना, मैं लोन वोन उठा लूं या फिर क्या करूं, बॉन्ड वॉन्ड इशू कर दूं। बॉन्ड इशू करने का मतलब क्या है कि मैं इसको बॉन्ड इशू करके दूंगा, ये मुझे क्या करेगा, पैसा दे देगा, फिर मुझे एक फिक्स पीरियड के बाद इसका पैसा मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ आ गई? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल सामने वाले बंदे ने मुझे ₹100 दिए, 5 साल बाद मैं उसको ₹150 दे दूंगा, ये तो होता है बॉन्ड। अब देखो, जो यूएसए वाला बंदा है उसकी करेंसी क्या है, जो यूएसए वाला बंदा है उसकी करेंसी क्या होती है, डॉलर होती है। अच्छा, सामने वाले बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंडिया कंपनी क्या करती है, $1 का बॉन्ड इश्यू कर देती है। इंडिया कंपनी क्या करती है, $1 का बॉन्ड इश्यू कर देती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, $1 का बॉन्ड इश्यू करने का मतलब ये है कि आज की डेट में मैंने सामने वाले से $1 ले लिए। अच्छा, हो सकता है कि भाई 5 साल बाद मुझे उसको $2 देने के हैं। ये कहानी समझ में आ गई? इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाती है। तो जहाँ पर अज्यूम करते हैं कि भाई एक्सचेंज रेट कितनी थी, ₹100 थी। आज की डेट पे मैंने उससे $1 बोरो करे, उसको क्या करा, रुपीज में कन्वर्ट करा लिया, रुपीज में कितना आ गया, 100 आ गया। अच्छा, आज की रेट से देखूं तो मुझे उसको $2 देने हैं, मतलब उसको मुझे ₹200 लौटाने पड़ेंगे। अच्छा, बाद में फ्यूचर में अज्यूम करो, कि भाई $1 की रेट हो गई कितनी, $1 की रेट हो गई ₹200, $1 की रेट हो गई ₹200। तो मुझे एक चीज बताओ, उसको तो मुझे $2 लौटाने हैं, तो मेरे को 5 साल बाद में उसको कितने लौटाने पड़ेंगे, $2 इंटू 400, मतलब मेरी जेब में ₹400 होने चाहिए। जब मेरी जेब में ₹400 होंगे तो मैं उसको कन्वर्ट करा के, उसको इस रेट से कन्वर्ट करा के $2 बना दूंगा और $2 उसको पे कर दूंगा। ठीक है, तो दिक्कत ये आ रही थी कि अगर एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो इंडियन कंपनीज को बड़ा नुकसान हो रहा था, इंडियन कंपनीज को एक्सचेंज गेन या लॉस हो रहा था, खतरनाक वाला। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने एक तरीका निकाला। सरकार ये कहती है कि हम जो बॉन्ड इशू करेंगे ना, उसका जो करेंसी है उसको रुपी सिस्टम में रखेंगे। मतलब ये क्या होगा, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई मैं जो है $1 का बॉन्ड इशू करने की बजाय, मैं जो है $1 बॉन्ड इशू करने की बजाय ₹100 का बॉन्ड इशू करूंगा और सामने वाले बंदे को फिक्स्ड अमाउंट दे दूंगा, कितने का, फॉर एग्जाम्पल 150 या फिर 200। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है कि भाई आज की डेट पे सामने वाला जो एनआर है उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करेगा, वो अपना डॉलर लेके आएगा, उस डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करेगा और मुझे दे देगा। फिर 2 साल बाद मैं उसको जो है ₹200 दे दूंगा, फिर वो सामने वाले बंदे की जिम्मेदारी है कि वो ₹200 को डॉलर में कन्वर्ट करा के ले जाए। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज को एक्सचेंज गेन या लॉस ना हो, इसलिए हमने एक तरीका निकाला बोरिंग का। उसका वो तरीका क्या है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ताकि अगर फ्यूचर में एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाती है तो उसका नुकसान हमें ना हो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पहले दिक्कत मुझे आ रही थी, अब दिक्कत किसको आएगी, नॉन रेसिडेंट को आएगी, जब वो पैसा कन्वर्ट कराएगा रुपीज में, डॉलर में। सरकार ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए, सरकार ने क्या करा, आरटीवी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बोला कि भाई एनआर तो ऐसे पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि पहले तो रिस्क किसका था, इंडियन कंपनीज का था। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है तो इंडियन कंपनी को नुकसान होता है, लेकिन अभी के केस में क्या होगा कि एनआर को नुकसान हो जाएगा। तो सरकार ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए एक चीज कही एनआर को, और वो क्या है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो आपको लॉजिकली पूरा समझ में आ गई कहानी कि भाई आरडीबी क्या होता है। लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया कि भाई आरडीबी क्या होता है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये एनआर था, ये $1 इंडिया में लेके आया ₹100 का। अच्छा, इसने एक आरडीबी खरीद लिया, कितने का, ₹100 का खरीद लिया। मतलब वो $1 लेके आया, डॉलर को ₹100 में कन्वर्ट कराया और इंडियन कंपनी को दे दिया ₹100 और उसने एक बॉन्ड ले लिया। अच्छा, तो देखो क्या दे रखा है, एनआर परचेज वन आरडीबी बाय कन्वर्टिंग $1 इंटू ₹100। इधर तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, आगे देखते हैं। रिडेम्पशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ आरडीबी, गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको ₹100 दे दिए। रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी, गवर्नमेंट या फिर इंडियन कंपनी ने क्या करे, बॉन्ड के बदले में उसको ₹100 दे दिए। क्या नहीं समझ आई?
तो 1 साल पहले उसने ₹100 का कोई बॉन्ड लिया था। अच्छा, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन गवर्नमेंट ने उसको ₹100 वापस लौटा दिए, ठीक है? तो हो सकता है कि भाई बॉन्ड इस तरह से हो कि हम आपको जो है हर साल इतना-इतना ब्याज देते रहेंगे और मैच्योरिटी पे जाके आपको फेस वैल्यू रिडीम कर देंगे। अच्छा, जब जब बेसिकली क्या हो रहा था, बॉन्ड का रिडेम्पशन हो रहा था, तो उस समय रेट चल रही थी $1 इक्वल्स टू ₹50। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एनआर है, ये जो एनआर है, ये पहले कितने डॉलर लेके आया था? $1 लेके आया था। अब उसकी जेब में कितने रुपए हैं? ₹100। आज की डेट पे अगर वो कन्वर्ट कराता है, आज की डेट पे ₹100 को कन्वर्ट कराता है डॉलर में, तो कितने कितने डॉलर मिलेंगे उसको? $2 मिलेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, पहले वो डॉलर लाया था $1, अब उसको कितने मिल गए? $2 मिल गए। तो सरकार ये कहती है, सरकार बेसिकली क्या कहती है कि जो आपको ये $1 का फायदा हुआ है ना, $2 माइनस $1, $2 माइनस $1, ये जो $1 का आपको जो फायदा हुआ है ना, ये हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, मतलब इस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने ऐसा क्यों करा? ताकि एनआर नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके पैसा लगाए और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में लगाए, ठीक है? किसमें लगाए? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। मैंने आपको इधर लिखा रखा है कि आरडीबी को प्रमोट करने के लिए हमने ये कहा कि भाई अगर आपको क्या होता है, अप्रिसिएशन होता है, गेन होता है ऑन अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो उसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, $1 को एग्जेम्प्ट कर देते हैं टू प्रमोट एनआर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कहानी समझ में आ गई? अब देखो, आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है, एनआर के केस में अगर आपको गेन होता है ऑन अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। मुझे एक बात बताओ, पहले रेट कितनी चल रही थी? पहले रेट चली थी $1 इक्वल टू ₹100। अब रेट कितनी चल रही है? $1 इक्वल टू ₹50। मतलब क्या हुआ? रुपीज अप्रिशिएट हुआ ना, डॉलर डिप्रिशिएट हुआ, रुपी अप्रिशिएट हुआ। तो अगर एनआर को क्या होता है, एनआर को गेन होता है ऑन अप्रिसिएशन ऑफ रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी ऑन रिडेम्पशन के टाइम की बात कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ आरडीबी, तो वो क्या मान लिया? वो एग्जाम कर दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ पूरा लॉजिकली समझा दिया। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। आपको जो है मैं एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, क्विक समझते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो अपन इधर देखा था ना कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते समय अपन क्या करते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेते हैं। तो ये क्या बता, ये एज पर सेकंड प्रोविजन टू 48, मतलब अपने सेक्शन पढ़ा था, कौन सा सेक्शन 48 पढ़ा था? सेक्शन 48 पढ़ा था, जो मुझे क्या बताता है कि भाई कैपिटल गेन कैसे निकलेंगे। अच्छा, सेक्शन 48 का ही प्रोविजो, सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजो, सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजो मुझे ये बताता है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते समय आपको जो है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालना रहेगा, ठीक है? तो प्रोविजन का मतलब आप समझते हो ना, प्रोविजन का मतलब होता है सेक्शन का एक्सेप्शन। अच्छा, इसी तरह से फिफ्थ प्रोविजो दे रखा है टू 48, इसी तरह से फिफ्थ प्रोविजो टू 48 दे रखा है, ठीक है? इसी तरह से अपने को क्या दे रखा है, फिफ्थ प्रोविजो टू 48। अच्छा, फिफ्थ प्रोविजो टू 48 मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। होता ये है कि भाई मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होने की वजह से एनआर को नुकसान हो सकता है अगर वो क्या कर रहा है, डॉलर लेके आ रहा है इंडिया में, ठीक है? अच्छा, अज्यूम करते हैं कि भाई ये एक क्या है, एनआर है, ये एक एनआर है। एनआर बना देते हैं इसको थोड़ा। ये एनआर है, ये इंडिया में जो है $1 लेके आया। इंडिया में क्या लाया? $1 लेके आया और इसने जो है एक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसने जो है बेसिकली एक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपन अज्यूम करते हैं कि भाई इस $1 की रेट चल रही थी ₹100। इतनी कहानी समझ में आई? इसने जब ये शेयर को बेचा, इसने जब बेसिकली ये शेयर को बेचा, तो उस शेयर को बेच दिया कितने पे? ₹200 पे। फायदा कितने का हो गया? रुपीज ₹100 का फायदा हो गया। फायदा हो गया इसको रुपीज ₹100 का। तो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से मैं लिखा देता हूँ इधर कि एक बंदे ने एक शेयर खरीदा $1 का, जिसकी रेट चली थी ₹100। उसने फिर बाद में उस $1 को बेच दिया कितने पे? 200 पे बेच दिया। तो फायदा कितना हुआ इसको? कैपिटल गेन कितना हुआ? कैपिटल गेन अपन निकालते हैं, सेल करा मैंने 200 में, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? ₹100। तो फायदा हुआ मेरा ₹100 का। तो जो एनआर बंदा है वो इंडिया में टैक्स कितने पे करेगा? ₹100 उसकी इनकम हुई है, ₹100 उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एनआर भाई साहब बोलते हैं कि भाई देखो, मैं तो लाया था $1। अब जब मैं ये ₹100 को, अब मैं जब ये क्या कर रहा हूँ, ₹200 को कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, वो क्या बोलता है कि जब मैं ये ₹200 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, जब मैं ये ₹200 को कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली वो यही तो करेगा ना कि जो उसको सेल अमाउंट मिला है उसको कन्वर्ट करके अपने पास ले जाएगा। तो वो बंदा बोलता है कि जब मैं इस ₹200 को कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरा डॉलर निकल के आ रहा है 0.5। तो एक्सचेंज रेट मेरी ऊपर नीचे होने की वजह से, एक्सचेंज रेट ऊपर रेट की होने की वजह से उसका शेयर वैल्यू कितना निकल गया है? $0.5 निकल के आ गया। तो अगर आप देखोगे इंडियन टर्म्स में, इंडियन रुपीज में तो उसको कितने का फायदा हो रहा है? ₹100 का फायदा हो रहा है। लेकिन डॉलर टर्म्स में देखोगे तो उसको नुकसान हो रहा है। डॉलर टर्म्स में देखोगे तो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो हो रहा है ना, $1 लेके आया था, अभी लेके कितना जा रहा है? $0.5 लेके जा रहा है। तो इंडियन रुपीज में तो उसको फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? ₹100 का। डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो उसको नुकसान हो रहा है। अच्छा, सामने वाले बंदे को तो डॉलर की पड़ी है ना, उसको ये थोड़ी पड़ी है कि भाई इंडिया में कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। वो तो अल्टीमेटली ये देखेगा, मैंने $1 लगाया, मुझे $0.5 मिला। अच्छा, ये $0.5 क्यों मिला? हो सकता है कि भाई एक्सचेंज रेट इस तरह से ऊपर नीचे हुई हो कि जब मैं ₹200 को रुपीज में कन्वर्ट करा रहा हूँ तो वो $0.5 निकल के आ रहा है। तो एनआर बोलता है कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ बात है यार, मेरे को तो एक तो नुकसान भी हो रहा है, ऊपर से आप टैक्स भी ले रहे हो। एक तो नुकसान हो रहा है, ऊपर से आप टैक्स भी ले रहे हो, ऐसा तो मत करो यार। अगर मेरी इनकम होती, मुझे फायदा होता, तो मैं टैक्स पे करने के लिए रेडी होता। अभी तो मेरे को नुकसान हो रहा है। तो सरकार ने नॉन रेसिडेंट की ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये कह दिया कि भाई जब आप क्या करते हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सरकार ने जो है क्या करा, सरकार ने एनआर को ये कहा कि भाई जब आप क्या करोगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर्स और डिबेंचर्स में, किसमें?
सरकार ने कहा कि भाई जब आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर्स और डिबेंचर्स में इंक्लूडिंग बॉन्ड्स इन द इंडियन कंपनीज, और किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बेसिकली आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आप डॉलर लेके आ रहे हो, ठीक है। तो सरकार ये कहती है कि जो हम कैपिटल गेन्स निकालेंगे ना, अपन कैपिटल गेन्स कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स में से मैं पहले तो एक्सपेंस लेस करता हूँ, ये आता है नेट सेल कंसीडरेशन, इसमें से मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस कर देता हूँ, मेरा क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। तो सरकार ने ये कहा कि भाई आपको जो है रुपीज टर्म्स में क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, डॉलर टर्म्स में आपको नुकसान हो रहा था, ठीक है ना, और हम आपको इस पे टैक्स ले रहे थे, ठीक है। तो सरकार ने इसका एक सोल्यूशन निकाल के दे दिया। सरकार ये कहती है कि जो आप कैपिटल गेन्स निकालोगे ना, जो आप कैपिटल गेन्स निकालोगे वो रुपीज टर्म्स में निकालना ही मत, वो तो आप डॉलर टर्म्स में निकालना। मतलब हमने एनआर की दिक्कत ही दूर कर दी। हमने एनआर को कहा कि अगर तुझे डॉलर में फायदा होता है तो तू टैक्स पे कर, डॉलर में फायदा नहीं होता तो तू ऐश कर, तेरे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि भाई सरकार ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कहा। सरकार ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एनआर को कहा कि भाई जो तू ये कैपिटल गेन निकालेगा ना, इसको डॉलर में निकाल ले, तो डॉलर में निकाल ले। अच्छा, डॉलर में तेरा फायदा होता है ना कैपिटल गेन्स का, ये जो डॉलर में फायदा होता है कैपिटल गेन का, इसको अपन क्या करेंगे, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके करेंगे और इस पे तू टैक्स पे कर देना। अब तो समझ में आ गई ना आपको कहानी। तो एनआर को दिक्कत ही नहीं हुई। एनआर पहले ये बोला था कि भाई देखो रुपीज टर्म्स में तो मुझे फायदा हो रहा है, डॉलर टर्म्स में नुकसान हो रहा है। भाई मैं तो अल्टीमेटली डॉलर ही देखूंगा, मैं तो जो पैसा लेके जा रहा हूँ अपनी कंट्री में वही देखूंगा ना। मुझे ये थोड़ी पड़ी है कि भाई इंडिया में वो फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, मैं तो ये देखूंगा। मैंने $1 लगाया था, $0.5 मिला, मुझे तो $0.5 का नुकसान हुआ है और आप नुकसान पे भी टैक्स ले रहे हो। तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को दूर ही कर दिया। सरकार ने कहा कि अगर आप एनआर हो, क्या हो, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो और अगर आप क्या करते हो, शेयर्स और डिबेंचर्स इन द इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसमें, फॉरेन करेंसी में, तो जो हम कैपिटल गेन्स निकालेंगे ना आपका, वो डॉलर में निकालेंगे। अच्छा, अगर आपका कैपिटल गेन निकल के आता है, क्या कैपिटल गेन पॉजिटिव निकल के आता है, मतलब आपको फायदा हो रहा है, तो हम इस कैपिटल गेन को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बस इतनी सी कहानी है। अब देखो, इन केस ऑफ एनआर, कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स इंक्लूडिंग बॉन्ड्स इन द इंडियन कंपनी शैल बी कंप्यूटेड बाय कन्वर्टिंग, क्या क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करेंगे, बोले तो ये, फिर एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट करेंगे, फिर सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करेंगे इनटू द सेम फॉरेन करेंसी एज वाज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स और इमेजेस। मतलब अगर आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करा है तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आपका कैपिटल गेन निकालेंगे। ध्यान रखना, कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई आपने जो है इन्वेस्टमेंट करा है डॉलर में। तो अगर आपने इनिशियली क्या करा था, इनिशियली अगर आपने बेसिकली रुपीज में इन्वेस्टमेंट करा था तो वो एनआर है, ठीक है। अगर एनआर ने डॉलर डॉलर में इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, डॉलर लाके इन्वेस्टमेंट कराया, तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको अलाउ करते हैं। लेकिन अगर आपने फॉरेन करेंसी के अलावा इंडियन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, फॉरेन करेंसी के अलावा इंडियन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर एनआर फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर में क्या करता है, डॉलर लेके आता है, फिर उसको कन्वर्ट करा के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो हम जो है कैपिटल गेन इस तरह से निकालेंगे। अब देखो सवाल आता है कि भाई ये जो मेरा सेल कंसिडरेशन है, ये जो मेरा एक्सपेंडिचर है, ये जो मेरा कैपिटल गेन्स है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करा जाए। देखो सरकार ने उसके लिए भी गाइडलाइंस दे दी है। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले तो ये सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फॉरेन करेंसी में। इसी तरह से जो आपका कैपिटल गेन निकल के आया ये वाला, तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल गेन को कंप्यूटेड इन डॉलर शैल बी रिकन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी, उसको भी रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो सरकार ने तरीका बता दिया कि भाई किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो आपका जो सेल कंसिडरेशन है क्या है, आपका आपका जो सेल कंसिडरेशन है उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, डेट ऑफ ट्रांसफर पे, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन टीटीबीआर और टीटीएसआर क्या है उसका एवरेज ले लो। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा टीटीबीआर टीटीएसआर। तो टीटीआर बोले तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टीटीएसआर बोले तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। तो ये आपको बकायदा क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस इतना से ध्यान रखना है कि भाई सेल कंसिडरेशन को अपन किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सेल कंसिडरेशन को डेट ऑफ ट्रांसफर की जो टीटीबीआर और टीटीएसआर है उसकी एवरेज ले लेना, उस रेट से कन्वर्ट कर देना। इसी तरह से आपका जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड है उसको भी अपन क्या करेंगे, सेम तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये जो अपन नीचे पढ़ा ना, सेम तरीका है कि भाई डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन दोनों का एवरेज ले लो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कन्वर्ट करोगे, डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस दिन आपने एक्वायर करा था उसके एवरेज से कन्वर्ट करके आपको जो है डॉलर में कन्वर्ट करना रहेगा। आपको जो कैपिटल गेन्स निकल के आया, कौन सा, ये वाला जो कैपिटल गेन्स निकल के आया, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान रखना। डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, बोले तो डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन पे जो टीटीबीआर है उससे अपन कन्वर्ट करेंगे। ये कहानी समझ में आ गई। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेल कंसिडरेशन और एक्सपेंडिचर इनकम में अपन एवरेज दे रहे हैं दोनों का, टीटीबीआर टीटीएसआर का, और कैपिटल गेन्स के अंदर अपन सिर्फ टीटीबीआर दे रहे हैं। और ये टीटीबीआर टीटीएसआर आपको क्वेश्चन में बकायदा दे रखी होगी कि भाई इस पर्टिकुलर दिन की टीटीबीआर क्या है, इस पर्टिकुलर दिन की टीटीएसआर क्या है। अच्छा, एक और चीज समझना, हमने एनआर को ये कहा, हमने एनआर को कहा कि भाई ये जो आप, हमने एनआर को ये कहा कि भाई ये जो तरीका है ना, ये तरीका आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करा है, इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, और किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा है, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपको जो है ये वाला मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा और कोई मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते। कहानी समझ में आ गई।
तो हमने एनआर को कहा कि भाई देखो हम आपका दुख दूर कर रहे हैं, लेकिन आप इसी को फॉलो करना। पहला फर्स्ट प्रोविजो इज मैंडेटरी, ठीक है। तो मैंने सेकंड प्रोविजो पढ़ा था ना, सेकंड प्रोविजो क्या पढ़ा था कि अभी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट प्रोविजो मुझे बता रहा है क्या कि भाई एनआर का कैपिटल गेन्स किस तरह से निकलेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई जो आपका फर्स्ट प्रोविजो है मैंडेटरी है। एनआर कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेकंड प्रोविजो अगर इस केस फॉल्स अंडर फर्स्ट प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो बोले तो इंडेक्सेशन, मतलब सरकार सरकार ये कहती है कि भाई आप जो है सेकंड प्रोविजो में नहीं जा सकते अगर फर्स्ट प्रोविजो लग रहा है। अगर फर्स्ट प्रोविजो लग रहा है तो आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज समझना, एक और चीज समझते हैं कि भाई देखो ये दे रखा है कि भाई आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर कहाँ फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई हो रहा है। तो अगर फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई हो रहा है तो आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपन ये देखा ना कि भाई अगर आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में जो कॉस्ट एलोकेशन उठाते हो आप, ये कौन सा उठाते हो, इंडेक्स्ड कॉस्ट एलोकेशन उठाते हो। तो सरकार ने एनआर को कहा कि देखो हम आपको फायदा दे रहे हैं लेकिन आपको सारे फायदे नहीं देंगे। अगर आपको ये वाला फायदा दिया जा रहा है तो हम आपसे इंडेक्सेशन बेनिफिट छीन लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये जो फर्स्ट प्रोविजन है मैंडेटरी है, मतलब अगर आपका केस इस कंडीशन में फॉल कर रहा है तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा कैपिटल गेन्स निकालने के लिए। देखो एक और पॉइंट क्या रखा है, एसएससी शुड बी एनआर इन द प्रीवियस ईयर न्यूज़ द शेयर्स और डिबेंचर्स आर सोल्ड। तो हमने बताया नहीं सिर्फ किसके लिए, एनआर के लिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए। तो सरकार ने कहा कि भाई जिस साल आप क्या कर रहे हो, शेयर्स और डिबेंचर्स को बेच रहे हो, शेयर्स और डिबेंचर को जिस साल बेच रहे हो उस साल आप एनआर होने चाहिए, ठीक है। उस साल आप क्या होने चाहिए, एनआर होने चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट जो दे रखा है ना, क्या दे रखा है, फर्स्ट प्रोविजो शेल नॉट अप्लाई विद 112 ए अप्लाइज। सेक्शन 112 ए क्या होता है वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जब अपन 112 ए करेंगे, जब आपको लिंक करा दूंगा, अदरवाइज आपको खुद ही ध्यान आ जाएगा कि भाई अगर एनआर का केस क्या कहां पर फॉल कर रहा है, इधर फर्स्ट प्रोविजो टू 40 में फॉल कर रहा है तो उसको इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा। और 112 ए अगर लग रहा है तो फर्स्ट प्रोविजो नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, जब अपन 112 ए करेंगे ना, थोड़ी देर में करेंगे अपन 5-10 मिनट में, आपको बता दूंगा कि भाई ये 112 ए का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक और चीज समझना, मैं $1 लेके आया, इधर मैं लिख लेता हूं आपके लिए कि मैं $1 लेके आया, 100 रुपए में कन्वर्ट करा, मैंने जो है एक शेयर खरीद लिया 100 रुपए का, ठीक है। इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा, इस शेयर को मैंने बेचा 200 रुपए में, मेरे पास क्या आ गए, 200 रुपए आ गए। मैं 200 रुपए से कोई दूसरा शेयर खरीदा, तो मैंने अज्यूम करो मैंने टाटा मोटर्स का कोई शेयर खरीदा था, इधर मैंने क्या करा, रिलायंस का शेयर खरीद लिया 200 रुपए का। इधर मैंने रिलायंस का 200 रुपए का शेयर खरीद लिया और इस रिलायंस के शेयर को मैंने 500 रुपए में बेच दिया, तो इधर मुझे फायदा कितना हुआ, 300 रुपए का। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो केस था, टाटा मोटर्स का मैंने जो शेयर खरीदा था वो मैं कैसे खरीदा, मैं डॉलर लेके आया, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करा, उसको कन्वर्ट करा, फिर जाके मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस केस में तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोविजन लग जाएगा एनआर के केस में। तो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, तो मैंने क्या करा, रिलायंस के शेयर खरीदे, वो मैंने क्या करे, जो मैंने टाटा का शेयर बेचा था 200 रुपए का, उससे मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया। अब सवाल ये आता है कि मैंने जो रिलायंस का शेयर खरीदा है, एनआर ने अगर रिलायंस का शेयर खरीदा है तो क्या इस पे भी ये वाला मेथड फॉलो हुए। तो सरकार ने एक चीज कही और वो क्या कही, पढ़ना, अबव सेड मैनर, जो अपने ऊपर पढ़ा, above said manner shall apply to capital gains arising from every reinvestment thereafter in and the sale of shares or debentures in the Indian company। मतलब एक बार आपने जो है फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद अगर आप इसी पैसे को क्या करते हो, री इन्वेस्ट करते हो, अगर इसी पैसे को री इन्वेस्ट करते हो तो यही तरीका आपको फॉलो करना रहेगा। आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया पूरा। एक और चीज समझते हैं अपन, अपन ने ये देखा था कि भाई अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, इंडेक्सेशन अपन लगा के क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं। लेकिन सरकार ने एक चीज कही कि भाई आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन कब नहीं मिलेगा, अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसको, अगर आप जो है बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर रहे हो या फिर आप डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर 10 साल पहले कोई बॉन्ड 100 रुपए का था तो आज के डेट में भी वो बॉन्ड 100 रुपए का बिक रहा होगा। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द सरकार या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द सरकार। तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द सरकार का मतलब ये है कि भाई ये मार्केट से लिंक्ड होता है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड का मतलब क्या है कि मार्केट से ही लिंक्ड होता है, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार ने एक एक्सेप्शन दे दिया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता, एक्सेप्ट सरकार ने कहा कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गई। हम्म। तो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपका जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लगता। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे क्यों नहीं लगता, सॉरी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा।
तो सोवरेन बॉन्ड वर्ड से क्यों मिल जाएगा? सरकार इसको प्रमोट करना चाहती थी। और कैपिटल इंडेक्स फंड से क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये तो वैसे भी मार्केट से लिंक्ड होते हैं। मार्केट से लिंक मतलब स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक अपन ने क्या देखा था कि भाई आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट कहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। उसके बाद देखो, कैपिटल गेन्स निकालते समय जब अपन क्या करते हैं, सेल्स वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आपको पैसा मिला है फॉर ट्रांसफरिंग द कैपिटल एसेट, वो मेरा क्या हो जाएगा? सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस टेस्ट, तो ये वाला पॉइंट अपन जब बिजनेस टेस्ट करेंगे ना, बिजनेस टेस्ट का जब चैप्टर करेंगे, जब आपको समझ में आएगा, तो इसको अभी आप भूल जाओ इधर, आपको वैसे भी अभी इधर बिल्कुल समझ नहीं आएगा अनलेस कि आपको बिजनेस टेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है। तो जब अपन बिजनेस टेस्ट का रिवीजन करेंगे, जब बिजनेस टेस्ट आपको मैं समझाऊंगा, उस समय बता दूंगा कि भाई जो बिजनेस टेस्ट की यूनिट होती है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस तरह से निकाली जाती है। तो ये वाला पॉइंट अभी आप होल्ड पे डाल दो। अच्छा, मैं आपको पीजीपी का चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैं आपको एक चीज समझाई थी कि भाई अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो और वो आपकी एसआईटी होती है, तो अपन को क्या करना पड़ता है? जो मेरी सेल वैल्यू होती है उसको मैं कंपेयर करता हूँ एसडीवी से, और विचेवर इज हायर मेरी सेल कंसिडरेशन मानते हैं। तो सरकार ने भी यही कहा कैपिटल एसेट में कि भाई अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट। और अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को बेचते हो, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कैपिटल एसेट है, और लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप बेचते हो, तो आपने जो सेल प्राइस दिखा रखी है उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी एसडीवी से। एसडीवी बोले तो सरकार की बुक्स में उस लैंड की क्या वैल्यू है, विचेवर इज हायर को हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे। फिर मैंने आपको वही चीज बताई थी कि भाई अगर एसडीवी आपकी 110% अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है, देन सेल प्राइस क्या मान लिया जाएगा आपका? देन सेल प्राइस ही आपका जो है सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ कि भाई आपकी सेल प्राइस कितनी है। मैंने बताया कि भाई देखो, इधर आपकी सेल प्राइस है और ये एसडीवी है, और मैं एक्चुअल में क्या वैल्यू कंसीडर करूंगा सेल कंसिडरेशन की। आपने दिखाई एसडीवी फॉर एग्जांपल है 100 रुपए की, आपने अपनी सेल प्राइस दिखाई है 60 की, तो सरकार कहती है कि भाई विचेवर इज हायर आपकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। मतलब आपने ऑल्दो सेल कितने पे करी है? 60 पे करी है, लेकिन हम सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे? हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे विचेवर इज हायर। विचेवर इज हायर क्या हो जाएगा? 100 रुपए। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? तो आपको सेल कंसिडरेशन 100 रुपए मानना है। अच्छा, जब अपन ये सेल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? ये सेल कंसिडरेशन का मतलब है कि जब आप क्या करोगे, कैपिटल गेन्स निकालोगे, तो कैपिटल गेन्स में ऐसे कर दो ना, सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाती है, माइनस क्या करोगे आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। तो सरकार बेसिकली ये कह रही है कि भाई आप 60 रुपए लेने की बजाय क्या लोगे? 100 रुपए लोगे इधर सेल कंसिडरेशन में, अगर आपने लैंड बिल्डिंग बेची है। और एसडीवी क्या है? ज्यादा है किससे? सेल कंसिडरेशन से। अच्छा, उल्टा एग्जाम्पल देखते हैं। उल्टा बोले तो कि भाई अगर आपकी एसडीवी सेल प्राइस है 100 रुपए, एसडीवी है 60 रुपए, सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, विचेवर इज हायर ले लो, मतलब सेल प्राइस में क्या लूंगा? 100 रुपए लूंगा। तो आपने एक्चुअल में 100 रुपए भी बेचा है, एक्चुअल में 100 रुपए बेचा है, आपकी एसडीवी कितनी है? 60 है, तो आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा सेल कंसिडरेशन। लेकिन सरकार ने एक और ट्विस्ट कह दिया कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपका सेल प्राइस है 100 रुपए, एसडीबी 110 रुपए, तो विचेवर इज हायर तो अपन लेंगे, विचेवर इज हायर लेंगे। लेकिन सरकार ने चीज कह दी कि भाई अगर एसडीबी अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है, तो मुझे बताओ कि एसडीबी कितनी है? 110 है। 100 रुपए का हमारा 110 करता हूं तो कितना होता है? 110 आता है। तो सरकार कहती है कि भाई इतना सा डिफरेंस हम टॉलरेट करते हैं, ठीक है। अगर आपकी एसडीबी अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है, तो हम आपकी जो सेल प्राइस है उसी को क्या मानेंगे? सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हम टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा डिफरेंस रखा बिटवीन सेल प्राइस एंड एसडीवी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विच वाइज हायर को कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अगेन वही बात मैंने आपको बताई कि दो चीजें होती है, एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट, एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये अपने पीजीपी चैप्टर में पूरा डेप्थ में समझा था, ठीक है। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट होता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। तो सरकार ने कहा कि भाई किस दिन की एसडीवी ली जाए। तो बेसिकली सरकार सेट, गवर्नमेंट सेट कि भाई एसडीवी ले सकते हो आप डेट ऑफ अग्रीमेंट की, बट कंडीशन क्या है कि भाई एटलीस्ट आपने एक कराए छोटा सा कंसिडरेशन, इवन अ माइनर कंसिडरेशन आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन से डेट ऑफ अग्रीमेंट पे ले लिया है। तो वही बात है कि एसडीवी on the date of agreement can be used provided at least a part of the consideration has been received by the electronic means on or before the date of agreement, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफ द एसेट टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। कब? देखो, एसएससी एसएससी बोल रहा है कि भाई मेरी सेल प्राइस कितनी है? एसएससी बोल रहा है कि भाई मेरी सेल प्राइस है 60 रुपए, सरकार बोल रही है कि भाई एसडीबी है 100 रुपए। लेकिन एसएससी क्लेम करता है कि भाई जो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज के डेट पे है 80 रुपए, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई विचेवर इज हायर, विचेवर इज हायर पे आप क्या करो? मुझे टैक्स पे करो। मतलब विचेवर इज हायर मेरी सेल कंसेशन मानते हो, 100 रुपए मेरी सेल कंसेशन मान लो। एसएससी क्लेम करता है कि भाई ये जो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपए है। मतलब अगर मैं आज के डेट पे इसको बेचने जाऊं तो 100 रुपए तो मुझे कोई देगा नहीं, मैक्सिमम कितना दे पाएगा? 80 रुपए दे पाएगा। तो एसएससी बोलता है कि भाई 60 रुपए और 80 रुपए को कंपेयर करो, ना कि 60 रुपए और 100 रुपए को। तो अगर वो ऐसा करता है, अगर वो ऐसा चाहता है कि भाई 60 रुपए और 80 रुपए को क्या करना चाहिए? कंपेयर करना चाहिए, तो एसेसिंग ऑफिसर को बोल सकता है कि भाई देखो, जो आपकी एसडीवी है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। तो एसएससी क्लेम करता है कि भाई एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड सच एसडीवी हैज नॉट बीन डिस्प्यूटेड इन एनी अपील डिवीजन एंड नो रेफरेंस हैज बीन मेड बिफोर द अदर अथॉरिटी। तो बेसिकली एसडीबी निकल के आई 100 रुपए। एसएससी बोलता है कि भाई ठीक है यार, एसडीबी तो 100 रुपए है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 रुपए। मतलब
एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो सबसे पहला तो उसको जो है असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि भाई एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। एंड नंबर 2, उसको एसडीवी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एसडीवी के रिस्पेक्ट में उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एसडीवी हैज नॉट बीन डिस्प्यूटेड इन एनी अपील और रिवीजन, मतलब बेसिकली एसएससी को एसडीवी से कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी ने बेसिकली एसडीवी के बेसिस पे या फिर एसडीवी के ऊपर कोई अपील या रिवीजन फाइल नहीं कर रखी। तो अगर ऐसा होता है तो बेसिकली होगा क्या कि भाई सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू को क्या करेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर कंपेयर कर देगा, ठीक है। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एसएससी ने बोला कि भाई 60 रुपए मेरी सेल प्राइस है, एसडीवी 100 रुपए, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 80 रुपए, तो उसने क्या करा, असेसिंग ऑफिसर को ये अपील फाइल कर दी। अच्छा जो वैल्यूएशन ऑफिसर है जो वैल्यूएशन ऑफिसर है वो बोलता है कि भाई, वैल्यूएशन ऑफिसर क्या बोलता है, देखो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि ठीक है आपकी सेल प्राइस है 60 रुपए, सेल प्राइस है 60 रुपए। एसडीवी वो बोलता है कितनी, एसडीवी वो बोलता है कि भाई 120 होनी चाहिए। एसडीवी क्या बोलता है, 120 होनी चाहिए। तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने तो अपना नुकसान कर दिया, अपना बोले तो एसएससी का नुकसान कर दिया। वैल्यूएशन ऑफिसर तो बोलता है कि भाई आपकी जो एसडीवी है ना वो 100 की जगह 120 होनी चाहिए, हम फेयर मार्केट वैल्यू तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। ऐसे ही ऑफिसर बोलता है कि भाई मैं फेयर मार्केट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल उल्टा आपकी एसडीवी जो है 120 होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर एसएससी क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को मामला रेफर करता है, और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी वैल्यू एसडीवी से ज्यादा बता देता है तो एसएससी को नुकसान नहीं होगा। एसएससी को जो है ओरिजिनल ओरिजिनल एसडीवी पे ही ओरिजिनल एसडीवी पे ही क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल एसडीवी पे ही बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि भाई एसडीवी, वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो एसडीवी से भी ज्यादा निकाल दी। वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि भाई देखो आपका टैक्स, आप बोल रहे थे कि भाई 60 और 80 को कंपेयर करो, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 60 और 120 को कंपेयर करो। तो अगर असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि भाई जो वैल्यू है एसडीवी है वो ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसडीवी को ही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। एसडीवी बोले तो 100 रुपए। मैं आपको वापस समराइज कर देता हूँ। 60 रुपए मेरी सेल प्राइस थी, एसडीवी थी 100 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू थी 80 रुपए। अच्छा आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा 100 रुपए पे। मैं एसएससी हूँ, मैं गवर्नमेंट के पास गया, मैं गवर्नमेंट को बोला कि भाई देखो एसडीवी जो है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, आज अगर मैं इस एसेट को बेचने जाऊंगा तो मैक्सिमम तो मुझे 80 रुपए मिल पाएंगे। तो एसएससी बोलता है कि भाई आप तो 60 रुपए और 80 रुपए को कंपेयर करके 80 रुपए पे टैक्स पे कराओ। तो उसने क्या करा, वैल्यू वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चला गया। वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि भाई आप तो बोल रहे हो कि 60 और 80 को कंपेयर करो, मैं तो बोलता हूँ कि भाई 60 और 120 को कंपेयर करना चाहिए, आपकी जो वैल्यू है ना ये वैल्यू 120 होनी चाहिए। मतलब वो बोलता है कि भाई आपकी जो वैल्यू है 120 होनी चाहिए। तो अगर ऐसा केस निकल के आता है तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हायर वैल्यू पे आप हायर एसडीवी पे आपको जो है टैक्स पे नहीं करना, जो आपकी ओरिजिनल एसडीवी थी उसी पे आप टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन देखो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर क्या बोलता है, देखो इसमें दे रखा है ना कि अगर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इज स्मॉलर देन एसडीवी। अच्छा वैल्यूएशन डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर इज स्मॉलर देन एसडीवी, इसका मतलब क्या है कि भाई ये हो गया 60, ये हो गया एसडीवी। आप बोल रहे थे कि भाई कंपेयर करो किसको, 60 और 80 को। वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि भाई ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि भाई 60 और 90 को कंपेयर कर लो। तो आप बोल रहे थे कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80, वैल्यूएशन ऑफिसर ने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली 90 रुपए। तो अब बेसिकली अपन क्या करेंगे, सेल प्राइस और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली उन दोनों को कंपेयर करेंगे और विच एवर इज हायर पे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो इस केस में आपको जो है 90 रुपए पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि भाई अगर एससी चाहे तो पहले तो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। वो रेफर क्यों करेगा, क्योंकि सरकार एसडीवी पे टैक्स पे करा रही है जबकि फेयर मार्केट वैल्यू कम है एसडीवी से। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले गए, वैल्यूएशन ऑफिसर ने ज्यादा वैल्यू निकाल दी, जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे भी ज्यादा वैल्यू निकाल दी। तो सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है ओरिजिनल वैल्यू पे ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसने बोला कम निकाल दी, मतलब एसएससी जो है 100 रुपए से कम पे टैक्स पे करना चाहता था, उसने बोला कि ठीक है भाई आप बोल रहे हो 60 और 80 पे कंपेयर करो, हम मैं कहता हूँ कि भाई 60 और 90, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि भाई आज के रेट की फेयर मार्केट वैल्यू 90 होनी चाहिए। जो एसएससी बोल रहा है कि कितनी होनी चाहिए, 80 रुपए, मैं कहता हूँ 90 रुपए होनी चाहिए। तो बेसिकली जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली वो एसडीवी से कम है। एसडीवी बोले तो ये वाली एसडीवी से कम निकाली ना, पहले हम कंपेयर कर रहे थे 60 और 100 को, अब वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि आप 60 और 90 को कंपेयर करो। हम 60 और 90 को कंपेयर करेंगे और विच एवर इज हायर पे क्या करेंगे, टैक्स पे कर देंगे। इजी है, समझ में आ गया आपको। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, जैसे अपने लैंड एंड बिल्डिंग में समझा क्या कि अगर एसएससी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचता है, अगर एसएससी जो है क्या करता है, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचता है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। तो जैसे ही एसएससी क्या करता है, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचता है, तो सरकार कहती है कि भाई आप सेल प्राइस और किसको कंपेयर करो, एसडीवी से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर पे क्या करो, टैक्स पे करो, ठीक है। अच्छा सरकार ने ऐसा क्यों करा, ताकि 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 जो एसएससी है वो कम अमाउंट पे टैक्स पे ना करे, ठीक है। तो अगर उसने सेल कंसिडरेशन कम करके दिखा दी तो एटलीस्ट वो एसडीवी पे तो टैक्स पे करेगा ही। इसी तरह से सरकार ने कहा कि अगर आपके क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, इसी तरह सरकार ने कहा कि अगर आपकी क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर पे आपको टैक्स पे कराएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एक रिलायंस का शेयर बेचा जो अनलिस्टेड शेयर है, जो क्या है, अनलिस्टेड शेयर है। इसकी आज के डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए। मैंने इसको सेल कर दिया कितने पे, 200 रुपए। तो सरकार कहती है कि भाई आपने भले 200 रुपए पे सेल करा लेकिन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कितने पे, 1000 रुपए, विच एवर इज हायर। तो ये देखो कि अनलिस्टेड शेयर्स की सेल कंसेशन क्या होगी, तो गवर्नमेंट सेट फेयर मार्केट वैल्यू लो, फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसेशन विच एवर इज हायर।
अच्छा, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, रूल 11 यूए वाली, ये जब अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करेंगे ना, तो जैसे अपन निकालेंगे कि भाई किसी अनलिस्टेड शेयर्स की मैं फेयर मार्केट वैल्यू किस तरह से निकाल सकता हूँ। इतनी कहानी समझ में आई आपको कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स को बेच रहे हो तो सरकार कहती है कि भाई आप जो एक्चुअल में बेच रहे हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो ये देखेंगे कि भाई आपने एक्चुअल में कितने बेचा और आज की डेट में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, विच एवर इज हायर हम टैक्स पे कराएंगे आपसे। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिले, ठीक है। और लॉजिकली बात ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई शेयर, किसी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है आज 1000 रुपए है, किसी शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू आज 1000 रुपए, तो आप 200 रुपए बेचोगे क्यों? आप अपना नुकसान कराओगे क्यों? तो अगर आप कुछ नुकसान करा रहे हो तो सरकार को पता है कि भाई आप सरकार को टोपी बनाने के लिए करा रहे हो, टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो। ये सरकार क्या कहेगी कि भाई आप सेल को और फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके विच एवर इज हायर पे जो है टैक्स पे करो, इजी है। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। ये जो अपन अनलिस्टेड शेयर्स की बात करते हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट के लिए, नॉट फॉर एसआईटी। मतलब बोले तो जो अनलिस्टेड शेयर्स आपने एज अ कैपिटल एसेट रख रखे हैं, जो अनलिस्टेड शेयर्स आपकी क्या है, एसआईटी है, स्टॉक इन ट्रेड है, इन्वेंट्री है, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, उस पर सेक्शन 50 सी अप्लाई नहीं होगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप क्या करते हो, अनलिस्टेड शेयर्स को बेचते हो तो आपको क्या करना है, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज समझना, हमने इधर बात करी अनलिस्टेड शेयर्स की, कोई लिस्टेड शेयर्स हैं जो रेगुलरली ट्रेड नहीं हो रहा है उसको भी अपन क्या मान लेंगे, डीम्ड अनलिस्टेड शेयर्स मान लेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई शेयर आपका क्या है, लिस्टेड है। कोटेड शेयर का मतलब है लिस्टेड है। कोई शेयर आपका लिस्टेड है लेकिन रेगुलरली ट्रेड नहीं होता, रेगुलरली ट्रेड नहीं होता, उसको भी अपन क्या मान लेंगे, डीम्ड अनलिस्टेड शेयर्स मान लेंगे और उसकी वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे, 50 सीए के बेसिस पे कर देंगे। ओके, कहानी समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने कोई माल बेचा, आपने क्या करा, कोई चीज बेच दी, कोई कैपिटल ऐसे बेच दिया और आपका सेल प्राइस समझ नहीं आ रहा कि भाई कितना होना चाहिए, सेल प्राइस इज नॉट असर्टेनेबल, तो क्या करेंगे हम, जिस दिन आपने माल बेचा है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को पकड़ लेंगे और वही आपकी सेल कंसिडरेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो सेल प्राइस माइनस में करता हूँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरा निकल के आ जाता है सीजी, ठीक है। सरकार ने कहा कि भाई आपने कोई माल तो बेच दिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई इसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेड आप फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर पकड़ लो, उसको सेल कंसिडरेशन मानते हुए उस पर टैक्स पे कर देना, इजी है। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक अपन ने ये देखा था कि अगर अपन को सेल कंसिडरेशन निकालनी है तो अपन सेल कंसिडरेशन किस तरह से निकालेंगे। अब अपन देखने जा रहे हैं कि अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो उस पे टैक्स आपको कितने परसेंटेज से देना पड़ता है, राइट। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि भाई जो मेरे कैपिटल एसेट होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर दिए जाते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो मुझे कैसे टैक्स पे करना है, कितने रेट पे टैक्स पे करना है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और वो सेक्शन 111 ए के अंदर फॉल कर रहा है, सो 111 ए के अंदर फॉल कर रहा है अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितने पे, टैक्स देना पड़ेगा आपको 15% के अंदर। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि भाई आप टैक्स कब दोगे, आप टैक्स दोगे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। भाई आपको जो है प्रॉफिट हुआ है, आप टैक्स कब दोगे, जब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस पे तो आप टैक्स पे नहीं करोगे ना। सरकार क्या बोलती है आपको कि भाई जब आपको फायदा हो तो आप क्या करो, हमें टैक्स दे दो, ठीक है। अगर आपको लॉस होता है तो सरकार क्या कहती है कि इस लॉस को आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट सेज कि अगर आपका जो है इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, अगर आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, अगर इक्विटी शेयर्स बेचने पे आपको क्या हो रहा है, कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, नॉट लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अपने टाइम लिमिट देखी थी, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। तो अगर आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं या फिर आपने क्या करा है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स बेची है, तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है, बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फंड है। फिर आपने क्या है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची है। बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है अपन बहुत डेप्थ में समझेंगे जब अपन बिजनेस ट्रस्ट का पूरा कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने क्या करा है, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेची है, तो इन तीनों को आपने बेचा है, ठीक है। एंड नंबर 2 पॉइंट, सेल के टाइम पे क्या चार्ज हुआ है, एसटीटी चार्ज हुआ है। तो देखो, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कब लगता है, जब आपने इन तीनों को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा होगा। तो अगर आप देखते हो कि आप क्या करते हो, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, इस पे आप अगर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, एफएनओ करते हो, ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप क्या करते हो, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करते हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने ये तीन चीजें बेची हैं, गवर्नमेंट कहती है अगर आपने ये तीन चीजें बेची हैं और आपने एसटीटी पे करा है एट द टाइम ऑफ सेल, तो अगर आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उस पर आपको जो है 15% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपए का फायदा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 100 रुपए का, तो आपको जो है 100 का 15% क्या देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और चीज कही कि भाई जो आपका ये इनकम हो रही है ना, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपका, इसमें से हम आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे, मतलब चैप्टर 6 से का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लॉजिकली पता हो तो अपन क्या करते हैं, आपको फटाफट बता देता हूँ कि भाई ये मेरी सैलरी हेड है, ये मेरी क्या है, पीजीवीपी है। जस्ट अ सेकंड, ये मेरी सैलरी हेड हो गई, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, ये पीजीवीपी हो गया, ये हो गया कैप गेन्स, ये हो गया आईएफओएस। इसको मैं टोटल करता हूँ तो मेरी क्या निकल के आ जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाती है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, डिडक्शन से देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 6 से मैंने डिडक्शन से लिया तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी, नेट इनकम निकल के आ जाएगी। इस नेट इनकम में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेट इनकम पे मुझे क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने पीजीपी का पूरा हेड देख लिया था, राइट। अब अपन देख रहे हैं कैपिटल गेन्स।
इसी तरह से अपन आईएफओएस भी देखेंगे। तो बेसिकली इन सबको टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगी? ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगी। उसमें से आप क्या कर सकते हो? चैप्टर 6 से डिडक्शंस लेस कर सकते हो, तो आपको जो है नेट इनकम मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आप क्या कर रहे हो, कैपिटल गेन इंक्लूड कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना अपना, ये मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इधर इंक्लूड करा, कितने का? 100 रुपए का इंक्लूड करा। बाकी सारी इनकम मेरी 0,000 है। तो ये ग्रॉस टोटल इनकम होगी मेरी 100 रुपए। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो चैप्टर 6 के डिडक्शन है ना, ये 100 रुपए में से नहीं मिलेंगे। ये तो चैप्टर 6 के डिडक्शन है, ये 100 रुपए पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको जो है पहले से क्या कर रहे हैं, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब हम आपसे टैक्स वैसे 15% पे ले रहे हैं, हम आपसे वैसे ही टैक्स ज्यादा नहीं ले रहे, तो हम आपको फालतू के डिडक्शन और नहीं देंगे। तो देखो अपन एक नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, और वो ये है कि भाई अगर आप क्या हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, इंडिया के अंदर क्या हो, रेसिडेंट हो, तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, उस पे आपको स्लैब बेनिफिट मिल जाएगा। स्लैब बेनिफिट का मतलब क्या है? देखो, अगर आपको पता हो कि भाई 115 बीएससी के अंदर जो न्यू टैक्स रेजिम है, उसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? 3 लाख है। मतलब गवर्नमेंट सेज कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है, तो हम 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे, 3 लाख तक पे जो टैक्स है वो निल है। अच्छा, आपकी करंट में पीजीपी की इनकम है 2 लाख की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए का कितना है? 2 लाख हो गया, तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 4 लाख हो गई। गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई देखो 4 लाख में से 3 लाख पे तो आपको टैक्स पे नहीं करना, ठीक है? 4 लाख में से 3 लाख पे तो टैक्स पे नहीं करना। अब मुझे बताओ कि भाई अपन क्या करेंगे, जो ये 2 लाख की पीजीपी है, जो 2 लाख की पीजीपी है, इसको एग्जाम ले लेंगे कि इस पे मुझे टैक्स पे नहीं करना। अच्छा, ये तो 2 लाख का मुझे क्या बना है? 2 लाख का मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना है, उसमें से मैं क्या करूंगा? लेस कर दूंगा 1 लाख। तो मेरी 3 लाख की लिमिट हट गई। अब बचा कितना? अब बचा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए का कितना? 1 लाख का। अब इस 1 लाख पे मैं क्या करूंगा? बेसिकली 15% पे टैक्स पे कर दूंगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? मतलब बेसिकली आपको करना क्या है कि भाई जो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अपन ये देख लेंगे कि अगर अपनी बेसिक एग्जामिशन लिमिट पूरी खत्म नहीं हुई है, तो अपन क्या करेंगे? जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उससे मैं क्या करूंगा? जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट की लिमिट बची हुई है, उसको मैं सेट ऑफ कर दूंगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, और वो सवाल मैं देखता हूँ। सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई मेरे टोटल इनकम है 4 लाख, मुझे 3 लाख सेट ऑफ करने हैं। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? इस 4 लाख में से 3 लाख कहीं से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि भाई मैं पहले तो ये 2 लाख पूरा हटा दूं, और फिर 1 लाख जो है, 1 लाख जो बचा हुआ है वो पीजीबीपी से हटा लूं। तो अगर लॉजिकली आप देखोगे, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर आपको 15% टैक्स पे करना है। और जो पीजीपी इनकम होती है, जो पीजीपी की इनकम होती है, उस पर जो है नॉर्मल स्लैब रेट्स लगते हैं। अगर आप कंपनी हो तो फिर उसके डिफरेंट रेट्स है, ठीक है? तो हमने ये देखा कि भाई जो पीजीपी की इनकम है, उसमें नॉर्मल स्लैब रेट सकते हैं, या फिर जो कंपनी की टैक्स रेट है वो 15% से भी ज्यादा होती है। तो आप क्या करोगे? लॉजिकली अगर आप सोचोगे, तो आप क्या करोगे? अगर पीजीपी की इनकम को पहले सेट ऑफ कर दोगे, तो आपको जो है टैक्स कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसमें तो आपको 15% टैक्स पे करना है, ठीक है? तो अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो क्वेश्चंस में होता ये है कि भाई जो आपकी टोटल इनकम है, उसमें से आप पहले क्या करते हो? टोटल इनकम जो बची हुई है उसको लेस करते हो, क्योंकि उस पर आपको ज्यादा टैक्स पे करना है। फिर जो बैलेंस इनकम बच जाती है, उस पर आप क्या करोगे? 15% टैक्स पे कर दोगे। तो लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया कि भाई सबसे पहले अपन अदर इनकम को सेट ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि जो अदर इनकम होती है उसमें मुझे क्या करना पड़ता है? ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा देखो, अपन एक चीज देखी, और वो चीज क्या थी कि भाई 111 ए के अंदर इन तीनों को अगर आपने बेचा है, और अगर आपने एसटीटी पे करा है सेल के टाइम पे, तो 15% टैक्स लग जाएगी। अगर आपने ये काम नहीं करा है, तो 111 आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा, एक और चीज समझना, सरकार ये कहती है कि भाई ये जो एसटीटी की रिक्वायरमेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। कब? जब ट्रांजेक्शन हो रहा है। जब ट्रांजेक्शन कहां पर हो रहा है? रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है, ठीक है? इतनी बानी समझ में आई? रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है, और वो कहां पर लोकेटेड है? आईएफएससी में। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी जो कहते हैं अपन, तो मोदी जी ने क्या करी है? एक गिफ्ट सिटी बनाई है। गिफ्ट सिटी बनाई है, तो सरकार ने कहा कि अगर कोई रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपने ट्रांजेक्शन करा है, अगर रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपने क्या करा है? ये तीनों चीजें बेची हैं, और वो जो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां पर लोकेटेड है? आईएफएससी में लोकेटेड है, ठीक है? एंड कंसिडरेशन आपको जो है फॉरेन करेंसी में मिला है। कंसिडरेशन किसमें मिला है? फॉरेन करेंसी में मिला है। तो आपने माल बेचा है, आपको जो पैसा मिला, अगर वो फॉरेन करेंसी में मिला, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में मिला, और वो कहां पे लोकेटेड है? आईएफएससी पे लोकेटेड है, तो भले ही आपने जो है एसटीडी पे नहीं करा है एट द टाइम ऑफ सेल, फिर भी जो है 111 आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है? तो हमने देखा कि भाई 100 एसटीडी की रिक्वायरमेंट कब डिस्पोज ऑफ कर दी गवर्नमेंट ने? जब आपने जो है क्या करा है? कोई ट्रांजेक्शन सेल का कहां पर करा है? रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे करा है, जो आईएफएससी में लोकेटेड है। एंड नंबर 3 आपको कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिली है। तो तीनों देखो, प्लस प्लस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो अगर आपने भले ही एसटीडी पे नहीं करा, फिर भी क्या होगा? आपको जो है 15% पे टैक्स देना पड़ जाएगा, एंड आपको जो है कंसेशन रेट ऑफ 111 मिल जाएगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अपन एसटीडी कब कब पे करते हैं, ठीक है? तो देखो 111 कब एप्लीकेबल होता है? जब सेल ट्रांजैक्शन इज चार्जेबल टू एसटीडी। तो आपने क्या करा है? सेल पे एसटीडी पे करिए, तो आपको जो है 111 मिलता है, राइट? अच्छा, एसटीडी कब कब अप्लाई होता है? सीधी सी बात ये है, जब आपने क्या करा है? इक्विटी शेयर को बेचा है, म्यूचुअल फंड की यूनिट को बेचा है, या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट को बेचा है, रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आप बेचते हो ना, जैसे अपने जीरोधा पे, अप स्टॉक्स पे आप क्या करते हो? सेल करते हो, तो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, उससे आप अगर सेल करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? एसटीडी पे करना पड़ता है। तो अगर आपने क्या करा है? सेल करा है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? जो भी आपने सेल करा है उस पे आपको एसटीडी लगेगा। एसटीडी का मतलब क्या है? एक तरह का टैक्स है जो सरकार आपसे कलेक्ट करती है ऑन सेल या परचेज ऑफ
सेल या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने ये देखा होगा कि भाई ओएफएस होता है, ओएफएस बोले तो ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है आपको मैं क्विकली समझा देता हूँ। भाई देखो, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी क्या है, कंपनी है। इस कंपनी में जो अज्यूम करो 100 शेयर्स हैं। 100 शेयर्स किसके पास है, आरजी के पास है। तो 100 के 100 शेयर्स किसके पास है, आरजी के पास है। अब आरजी को लाना है क्या, एक आईपीओ। ठीक है, तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो ना लिस्टिंग गेन्स के लिए, तो मुझे क्या करना है, एक आईपीओ लेके आना है। अब सीधी सी बात है कि जब मैं आईपीओ लेके आऊंगा तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं लोगों से पैसा उठा रहा हूँ। अच्छा, लोगों से पैसा उठाने का मतलब क्या है कि भाई लोग मुझे पैसा देंगे, मुझे उनको शेयर्स देने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि भाई मैं न्यू शेयर्स इश्यू कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स है ना, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 40 तो लोगों को दे रहा हूँ और 60 अपने पास रख रहा हूँ। तो आरजी बेसिकली क्या कर रहा है, आरजी बेसिकली 60 तो अपने पास रखता है और 40 जो है लोगों को दे देता है। मतलब 40 पब्लिक के लिए अवेलेबल करा देता है कि भाई आप इन शेयर्स को खरीदो और पैसा मुझे दे दो। ठीक है, तो ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि जब एक प्रमोटर क्या करता है, जब एक प्रमोटर आईपीओ के दौरान अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर देता है, तो उसको अपन कहते हैं ऑफर फॉर सेल। तो सीधी सी बात है, जब एक प्रमोटर प्रमोटर क्या करता है, अपने शेयर्स पब्लिक को दे देता है आईपीओ के दौरान। ठीक है, तो जब मैंने शेयर्स दिए तो मेरे शेयर्स क्या लिस्टेड थे क्या, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे। मतलब ये जो प्रमोटर है आरजी, आरजी के पास जो ये 40 शेयर्स थे, ये क्या लिस्टेड थे, बिल्कुल लिस्टेड नहीं थे। लिस्ट तो अब होंगे ना, आईपीओ के दौरान लिस्ट होंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि भले ही आरजी ने क्या करा है, अनलिस्टेड शेयर्स पब्लिक को बेच दिए अंडर आईपीओ, फिर भी उस पे एसटीटी लगेगा। तो पढ़ लो, सेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, सेल ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स under OFS, offer for sale to the public, included in IPO, and where such shares are subsequently listed on the recognized stock exchange। तो सीधी सी बात है ना कि जब मैंने क्या बोला, जब आरजी ने अपने 40 शेयर्स पब्लिक को दे दिए, तो सीधी सी बात है आईपीओ के बाद वो क्या हो जाएगी, कंपनी लिस्ट हो जाएगी, तो सारे शेयर्स क्या हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उससे भी एसटीटी लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आरजी क्या करेगा, अपने 40 शेयर्स बेचेगा, अगर आप 40 शेयर्स बेचेगा, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 111 ए के अंदर वो 15% टैक्स पे कर सकता है। इतनी कहानी समझ में आ गई।